हेलो बेटा। आ जाइए सभी लोग, फटाफट फटाफट। सबका चाय नाश्ता हो गया होगा तो हम स्टार्ट करते हैं ब्रेक के बाद हमारा डिस्कशन। यस। सबका ब्रेकफास्ट हो गया? शुड वी स्टार्ट? यस और नो? आई एम टेकिंग टी विथ यू। चियर्स। यस। आ जाओ सभी लोग। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा रिवीजन। डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। एंजॉय कर रहे हो आप सभी लोग? बोलो वाह 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 वाह। क्या है, कॉन्फिडेंस आता है, बोलो वाह वाह। या चलिए। एक बार फिर से बता दूं, कुछ स्टूडेंट्स के अभी भी डाउट आ रहे हैं। जिसको भी जो भी डाउट्स होगा, लेक्चर वन का पहला आधी घंटा आप देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। और ये क्लास के पहले 3 लेक्चर यूट्यूब पे आएंगे, बाद में लाइव स्ट्रीमिंग में ही क्लास होगी। टाइमिंग सुबह 7 से 11 ही होगा। चेंज हो जाता है तो टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है, जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है। ये बूस्टर बैच के लिए, वो आपने ज्वाइन कर लेना। जो भी अपडेट्स होंगे अकॉर्डिंगली, अगर टाइमिंग में चेंज होता है तो उसमें दी जाएगी। मैं फिर से आपको कहता हूँ, यहाँ पे आप पहले आधी घंटे का सेशन अच्छे से सुन लो, और आखिरी के 15 मिनट अच्छे से सुन लो लेक्चर वन का, जिसमें मैंने बहुत डिटेल में यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है। अब 3 लेक्चर के बाद हमारे जो सॉफ्टवेयर में लेक्चर होगा, जिसके इंस्टॉलेशन आपको कैसे करना है, ये सब मैं गाइड आपको टेलीग्राम लिंक में करूँगा। तो उस टेलीग्राम लिंक में आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा। ओके। और तीसरे लेक्चर के एंड में मैं आपको पूरे आपके सवालों के आंसर दे दूंगा, जो रिलेटेड टू आगे के लेक्चर्स के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। अब आते हैं बेटा शेड्यूल 2 पे। तो चलिए, हमारा शेड्यूल 1 हो गया, शेड्यूल 3 हो गया, अब शेड्यूल 2। सेक्शन शेड्यूल 2 सेक्शन 7(1)(a) पे अप्लाई होता है। जैसा सेक्शन 7(1) हमने देखा, उसके बाद में सेक्शन 7(1) कैपिटल ए क्या कहता है? ये कहता है कि अगर आपकी एक्टिविटी, ध्यान से सुनना, अगर आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो चुकी है, सप्लाई सेक्शन 7(1)(a) में, बी में या सी में, यानी पहले तो आप ये कंफर्म कर लो कि आपकी एक्टिविटी सप्लाई हो गई है। सप्लाई होने के बाद अब वो सप्लाई गुड्स का है या सर्विसेज का है, इसके लिए मैं हेल्प करूंगा। यानी शेड्यूल 2 क्या सप्लाई है वो नहीं बताता है, उसके पास उतना स्कोप भी नहीं है। यहाँ पे स्कोप मतलब उसको उतनी पावर भी नहीं है। शेड्यूल 2 सिर्फ इतना बताता है कि जो एक्टिविटी 7(1)(a, मतलब सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लीज, रेंटल, डिस्पोजल, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, 7(1)(b इंपोर्ट ऑफ सर्विस, या 7(1)(c शेड्यूल 1 जो 4 पैराज है, तो वो 4 पैराज के अंडर सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन अगर सप्लाई हो जाता है, तो बस मैं इतना आपको हेल्प करूंगा कि वो सप्लाई गुड्स और सर्विसेज है। नाउ शेड्यूल 2। शेड्यूल 2 ये क्यों बनाया गया? क्योंकि जो पुराना पास एक्सपीरियंस था 1 जुलाई 2017 के पहले, वैट और जीएसटी में वैट और सर्विस टैक्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था। कुछ ट्रांजेक्शन्स तो ऐसे थे कि वैट में भी टैक्स लगता था और सर्विस टैक्स में, जैसे सिम कार्ड का एक केस था, बीएसएनएल और आइडिया का। इसमें वैट डिपार्टमेंट ने सिम कार्ड को गुड्स ट्रीट करके वैट लगा दिया था, जबकि सर्विस टैक्स डिपार्टमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में था, उसने कहा था कि सिम कार्ड गुड्स नहीं है, ये तो सर्विस है। जो आप 300 रुपये सिम कार्ड के ले रहे हो वो तो एक्टिवेशन चार्जेस ले रहे हो, इसके वजह से उसके ऊपर सर्विस टैक्स लगेगा। इससे जो टेलीकॉम इंडस्ट्री थी वो बहुत नाराज हो गई थी। उनका ये कहना था कि आप एक बात बताओ यार, आइदर ये गुड्स होना चाहिए। ठीक है, आइदर बेटा ये गुड्स होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। बुक डिस्पैच होना चालू हो गया है बेटा, तो वो तो आ जाएगी। आइदर ये गुड्स होना चाहिए, सर्विस होना चाहिए, उसके बेस पे शेड्यूल 2 बनाया गया।
तो चलिए, कुछ ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिससे रिलेटेड यहाँ पे, जैसे सिम कार्ड में तो बाद में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आ गया था कि वो सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, पर वो जो प्रॉब्लम्स पहले हुए वो अब नहीं होने चाहिए, इसलिए उन्होंने एक शेड्यूल ही बना दिया। और यहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्ट को स्पेसिफिक उन्होंने आइडेंटिटी दे दी कि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज गुड्स का माना जाएगा या ये कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सर्विस का माना जाएगा। कंफ्यूजन नहीं चाहिए, हमने गुड्स बोल दिया तो गुड्स, सर्विस बोल दिया तो सर्विस, इससे रिलेटेड ये माना जाएगा, जिसमें उन्होंने टोटल 7 पैराग्राफ दिए। ठीक है, तो चलो एक एक पैराग्राफ हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे ओके, यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स, जब आप किसी को गुड्स देते हो, लेट्स टेक एग्जांपल, ये मोबाइल मैं यहाँ किसी और को दे रहा हूँ, ये मोबाइल देते वक्त वो देखते हैं कि ठीक है, दिखने में तो गुड्स जा रहा है, यानी अगर एक लेमैन कहेगा तो लेमैन कहेगा कि आप तो गुड्स दे रहे हो, आप तो गुड्स दे रहे हो। नहीं, आप लेमैन जैसी बात मत करना, आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो और आप इसमें एक्सपर्टीज नॉलेज ले रहे हो और आप स्मार्ट बन रहे हो। तो ऐसे सिचुएशन में आप लेमैन की बातों पे मत जाना, दिखने में तो गुड्स जा रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट का नेचर देखना। अब जब कोई किसी को गुड्स दे रहा है तो गुड्स के साथ टाइटल दे रहा है, ध्यान सुनिएगा, गुड्स के साथ टाइटल दे रहा है, तो अगर वो टाइटल दे रहा होगा तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा। और इस एक्ट की सभी प्रोविजन सप्लाई ऑफ गुड्स की उसको लगेगी। मतलब क्या कि एडवांस पे टैक्स नहीं है क्योंकि सप्लाई ऑफ गुड्स है, टाइम ऑफ सप्लाई गुड्स के हिसाब से फिक्स होगा, इनवॉइस बेसिस पे फिक्स होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई गुड्स के हिसाब से फिक्स होगा, एग्जम्पशन गुड्स के हिसाब से दिए जाएंगे। तो टाइटल ऑफ द गुड्स जो है जा रहा होगा तो सप्लाई माना जाएगा। या फिर फ्यूचर टाइटल जा रहा है, चलो जब आप किसी को गुड्स दे रहे हो तो गुड्स देते वक्त टाइटल अभी नहीं, फ्यूचर टाइटल जा रहा है। ठीक है, तो अगर आपका यहां पे फ्यूचर टाइटल जाता है तो जैसे हायर परचेस कॉन्ट्रैक्ट हुआ, तो वो भी कॉन्ट्रैक्ट जिस दिन आप पहली बार गुड्स दोगे, इवन दो ओनरशिप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे जा रही होगी, तभी पहली बार गुड्स देते वक्त से ही उसे सप्लाई ऑफ गुड्स का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसको सारी ट्रीटमेंट इस एक्ट में सप्लाई ऑफ गुड्स के हिसाब से मिलेगी। ये तो बात हुई जब आप किसी को गुड्स देते हो। ये दो चीजें को उन्होंने क्लियर कर दिया कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स के कॉन्ट्रैक्ट माने जाएंगे। लेकिन गुड्स से रिलेटेड और ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे पहला एग्जांपल लेते हैं, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। मतलब मैं किसी को गुड्स दे रहा हूं लेकिन मैं उसको टाइटल नहीं दे रहा हूं, ये गुड्स यूज करने के राइट्स दे रहा हूं, भाई मुझे वापस कर देना। फिर राइट्स में आप हो सकता है कि यहाँ पे ऑपरेटिंग लीज पे दे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, जैसे मैं मोबाइल रेंट पे दे रहा हूँ, कैमरा रेंट पे दे रहा हूँ, चेयर्स रेंट पे दे रहा हूँ, यूटेंसिल्स रेंट पे दे रहा हूँ, तो जो मशीनरी रेंट पे दे रहा हूँ। तो अगर आप किसी को राइट्स दे रहे हो जिसका पैसा ले रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे सप्लाई ऑफ सर्विस के माने जाएंगे, गुड्स के नहीं माने जाएंगे। तो यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ टाइटल, तो उन्होंने ट्रांसफर ऑफ टाइटल, राइट इन गुड्स ये कवर कर लिया। दूसरा बेटा जो इंपॉर्टेंट है वो जो कवर करना चाहते हैं वो अनडिवाइडेड शेयर। अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स मतलब बहुत सी बार क्या है कि गुड्स जेवी में परचेस होता है, समझ लो कोई मशीन हमने जेवी में परचेस की और मैं अपना शेयर जो है, अब मुझे वो मशीनरी में शेयर नहीं रखना, किसी और को देना चाहता हूं, तो जेवी में जो आपने गुड्स खरीदा और वो उसका शेयर किसी और को ट्रांसफर करना चाहते हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा। इसके लिए मैंने अपने रेगुलर क्लास में एग्जाम्पल लिया था, वो एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहूंगा, तो आपको ये अनडिवाइडेड शेयर से रिलेटेड यस एग्जाम्पल वो याद आ जाएगा। देखो 2003 की बात है, जब मैं पुणे में यहाँ पे क्लासेस करने आया था और मैं जो है हॉस्टल में रहता था, तो हम एक रूम में 3 लोग रहते थे। अब ये जो तीनों जो थे, तो अब हॉस्टल में क्या होता था, गर्म हॉट वाटर का फैसिलिटी नहीं था, तो हमने वो हॉट वाटर कॉइल लाया था। और वो जो हॉट वाटर कॉइल हमने लाया था तीनों मिला के कुछ 450 रुपीज़ का वो हॉट वाटर कॉइल था, जिसमें हम 3 पार्टनर 150 150 150 तीनों ने शेयर दिया था अपना। और वो हॉट वाटर कॉइल ला के हम यहाँ पे जो हमारा रेक्टर होता था उसको छुपा कर हम जो है पानी गर्म करते थे ना। हुआ यूँ कि एक जो पार्टनर था उसमें का वो छोड़ के जा रहा है, भाई उसका वो कह रहा है कि मैंने क्लासेस कंप्लीट कर ली, अब मैं जा रहा हूँ। तो मैंने कहा जाओ, पर उसने क्या कहा, देख भाई ये जो हॉट वाटर अपन ने परचेस किया है, वो कॉइल जो हमने परचेस किया था उसमें मेरा शेयर है 150 रुपीज़ का, तो आप दोनों मुझे वापस कर दो। मैंने कहा क्या, हम क्यों वापस करें, और भाई तेरा शेयर है, तू जा रहा है, रुक जा यहाँ पे, 150 में हम वापस नहीं करेंगे, तू रुक जा यहाँ पे। वो कहे मैं रुक नहीं सकता, मुझे तो जाना है, नहीं हम नहीं वापस करेंगे। तो वो यहाँ
उसने कहा कि मैं ये कॉइल लेके जा रहा हूं, मैंने कहा हाथ तो लगा, ओके, वो कॉइल को बिल्कुल हाथ नहीं लगाना। तो ऐसे सिचुएशन में झगड़ा होने लगा। एट लास्ट हमने कहा कि देख भाई, तू जा, जो नया बंदा आएगा पार्टनर, ओके, उससे हम इसका पैसा लेंगे, तुझे ट्रांसफर कर देंगे, यानी तेरे शेयर उसके नाम पे चले गए। तो क्यों? क्योंकि वो शेयर अनडिवाइडेड था। कॉइल तो हम तोड़ नहीं सकते थे, मशीनरी हम तोड़ नहीं सकते थे, अनडिवाइडेड शेयर था। और अनडिवाइडेड शेयर गुड्स का उसने एक पर्सन से दूसरे पर्सन को शिफ्ट किया। तो उसने जो उससे नए बंदे से उसने 100 रुपए लिए, तो वो जो 100 रुपए लिए गए, ओके, उसके ऊपर यहाँ पे जीएसटी आएगा। ये छोटा सा एग्जाम्पल था। तब हमारे लिए उस टाइम 100 रुपए भी बड़ा अमाउंट हो जाता था। ओके, यहाँ पे मुझे पता है कि घर से मुझे कुछ 2000 रुपीज़ आते थे, और 2000 रुपीज़ में सब कुछ मैनेज करना पड़ता था, क्लास के लिए अलग, लेकिन बाकी जो मंथली एक्सपेंसेस है 2000 में, यहाँ पे मेस का अमाउंट ये, और कभी कभी वीकेंड में बाहर घूमने जा रहे हैं क्लोज फ्रेंड के साथ, समझ गए होगे आप, तो वो भी मैनेज करना पड़ता था। तो चलिए, चलो, यहाँ पे रॉड कॉइल जो भी होगा बेटा एग्जाम्पल है। नेक्स्ट, तो ये हमने अनडिवाइडेड शेयर देखा। सेकंड हम बात करेंगे, ये तो गवर्नमेंट ने क्लियर कर दिया, तो एक बार फटाफट, गुड्स का टाइटल जा रहा है या फ्यूचर टाइटल जा रहा है, तो वो केस में सप्लाई ऑफ गुड्स। राइट्स जा रहे हैं या अनडिवाइडेड शेयर दिए जा रहे हैं, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। अब गवर्नमेंट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि भाई इंडिया में लैंड एंड बिल्डिंग के बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो हम यहीं क्लैरिफाई कर देते हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट किस में क्लासीफाई हो गए। तो उन्होंने पैरा 2 में यह कह दिया कि अगर कोई भी लैंड एंड बिल्डिंग का, पहले किसमें उन्होंने लैंड कवर की है, दूसरे इसमें यहाँ पे बिल्डिंग, ओके, बिल्डिंग कवर की है, तो लैंड एंड बिल्डिंग के ट्रांजेक्शन लाइक लीज, टेनेंसी, इजमेंट, लाइसेंस, या यहाँ पे रेंटिंग वगैरह, ये ट्रांजेक्शन्स हो गए दोनों लैंड एंड बिल्डिंग के, तो ये क्लासीफाई किए जाएंगे एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस, ये ऑलवेज सर्विस माने जाएंगे। रीजन मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि इमूवेबल प्रॉपर्टी सर्विस की डेफिनेशन में आती है, और सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, आई रिपीट, सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, अगर आप इसको देखोगे तो यहाँ पे सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग जो है, इसको ही पैरा 3 से एक्सक्लूड किया गया है। इसके अलावा लैंड एंड बिल्डिंग के कोई भी ट्रांजेक्शन होते हैं, तो पैरा 2 ने क्लियर कर दिया कि वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माने जाएंगे। ओके, वो सप्लाई ऑफ सर्विसेज ही माने जाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट यहां पे, ये तो हमने देखा, तो यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग में कोई भी आप लीज पे दे रहे हो, समझ लो आप रेसिडेंशियल हाउस लीज पे दे रहे हो, होटल जो है होटल में रूम लीज पे दे रहे हो, ग्राउंड लैंड, बड़ा ग्राउंड लीज पे रहे हो, रेंट पे दे रहे हो, लीज, लाइसेंस, ईजमेंट, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हो, ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विसेज माने जाएंगे। चलिए नेक्स्ट पैरा पे आता हूँ, पैरा 3, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। कमन 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 आ जाइए पैरा 3 पे, ट्रीटमेंट और प्रोसेस। ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस क्या है? अब इंपॉर्टेंट ये है कि पहला पॉइंट, किसी और ने आपको गुड्स दिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपका गुड्स नहीं है, किसी और ने आपको गुड्स दिए जिसके ऊपर आप कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, जनरली इसको जॉब वर्क कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है। मतलब आप जो है जॉब वर्क ले रहे हो, किसी और के गुड्स पे आप ट्रीटमेंट कर रहे हो या प्रोसेस कर रहे हो, तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है, ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। तो देखो, ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाइड ऑन, इंपॉर्टेंट वर्ड है, अनदर्स पर्सन्स गुड्स, जिसे हम नॉर्मली जॉब कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो किसी और के पर्सन पे किसी भी ट्रीटमेंट करना, वो सप्लाई ऑफ सर्विस में ही क्लासीफाई किया जाएगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे, ओके, ये जो बंदा है ये पॉलिशिंग करता है, तो बहुत से फर्नीचर वालों से इसके पास फर्नीचर आता है और ये फर्नीचर पे पॉलिश करके सप्लाई करता है। तो ये जो किसी और के गुड्स पे ट्रीटमेंट कर रहा है, दिखने में तो ऐसा लग रहा है ये तो गुड सप्लाई कर रहा है, नहीं दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट को देखो, दिखने क्या दिख रहा है वो मत देखो। कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है, ध्यान से सुनिएगा, कॉन्ट्रैक्ट ये कहता है कि ये जो गुड्स दे रहा है इसके ऊपर किसी और के गुड्स है प्रोसेस करके दे रहा है, तो ये जॉब चार्जेस लगाएगा और वो सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई किया जाएगा। अब एक सवाल क्या है, एक सवाल है कि जब ये अपनी सर्विस देते वक्त, किसी और के गुड्स पे सर्विस देते वक्त अपने भी गुड्स यूज करता है, अपने भी गुड्स यूज करता है, भाई पॉलिशिंग के लिए जो मटेरियल लगता है, इथेनॉल वगैरह जो है वो यूज कर रहा है, या अपने बहुत सारे गुड्स यूज कर रहा है, इवन दो क्यों ना वो इस प्रोसेस में, इस ट्रीटमेंट में, इस एक्टिविटी में अपने भी गुड्स यूज कर रहा होगा, लेकिन ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। इससे रिलेटेड एक क्लैरिफिकेशन है जो हम लेंगे, पर मैं यहाँ उसको रेफर जरूर करना चाहूंगा। भाई कौन सा क्लैरिफिकेशन? रीट्रेंडिंग ऑफ टायर्स। रीट्रेंडिंग ऑफ टायर्स मतलब क्या? वो केस में हुआ यूँ था कि किसी और ने पुराने टायर सप्लाई किए
और वो पुराने टायर्स को पूरा नया बनाया गया, रीट्रेंडिंग किया गया, उसके ऊपर रबर सोल बनाया गया, रबर सोल लगाया गया और उसको पूरा रीट्रेंडिंग किया गया। तो इसमें जो है जिसने ये प्रोसेस या ट्रीटमेंट की उसने अपना मटेरियल बहुत डोमिनेंटली यूज किया। मतलब ये कि जब रीट्रेंडिंग ऑफ टायर चल रहा था तो रीट्रेंडिंग ऑफ टायर में उसने 60 to 70% अपना मटेरियल यूज किया। तो सवाल ये था कि उसने इतना डोमिनेंट मटेरियल यूज किया ये प्रोसेस में, तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का माना जाएगा या सर्विस का। तो यहाँ सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन आया कि भाई वो मटेरियल कितना भी रेशियो में यूज करे, पर मेन गुड्स किसी और का है ना। आई रिपीट, मेन गुड्स किसी और का है ना। अगर मेन गुड्स किसी और का है तो ऐसे केस में क्यों ना ये अपनी गुड्स और सर्विसेज दोनों भी यूज कर रहा होगा, पर कॉन्ट्रैक्ट पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट ये सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। इससे रिलेटेड और एक क्लैरिफिकेशन था प्रिंटिंग ऑफ बुक्स से। ओके, यानी क्या कि भाई जो एक बंदा है जो बुक प्रिंटिंग करता है, किसी और से पीडीएफ फाइल आई, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और की थी, और वो पीडीएफ फाइल पे ये पूरी बुक प्रिंट कर रहा है, ये पेजेस खुद खरीद रहा है, इंक खुद खरीद रहा है, यहाँ पे प्रिंटिंग खुद कर रहा है, कलर खुद खरीद रहा है, यानी डोमिनेंटली अपना गुड्स बहुत सारा यूज भी कर रहा है। ओके, किसी के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रिंटिंग पूरी बुक ये बना के दे रहा है। इवन दो पूरी बुक ये बना के दे रहा है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस का ही माना जाएगा। क्यों? क्योंकि मेन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी किसी और की है, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का ही माना जाएगा। तो ऐसे कुछ क्लैरिफिकेशंस और एग्जांपल्स मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किए। तो ये था ट्रीटमेंट और प्रोसेस पैरा 3। आई होप आपको समझ में आया होगा। यस और नो, मैं अपना डिस्कशन कंटिन्यू रखूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर मैं कोई सवाल आपसे पूछ रहा हूं कि भाई ये समझा कि नहीं समझा, तो आप अपना आंसर टाइप कीजिएगा। टाइप करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन आपकी आंसर आना मतलब मैं ये समझूंगा कि आप मेरे साथ मेरे डिस्कशन में कनेक्टेड हो दोस्तों। तो चलिए यहाँ पे पैरा 3, उसके बाद में आते हैं पैरा 4 पे, ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट। सबसे पहले पैरा 4 एक्सप्लेन करने के पहले मैं आपको बिजनेस असेट के बारे में एक डिस्कशन लेना चाहूँगा। और वो क्या, देखिए, अगर यहाँ पे अगर आप सेक्शन 7(1)(a) में आते हो, क्या आप कुछ ही लोग आंसर देते हैं यार। ओके, तो सेक्शन 7(1)(a) में आते हो तो सेक्शन 7(a) कहता है किसी भी टाइप का गुड्स आपने फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया, कोई भी गुड्स हो, हम ये नहीं कह रहे कि आपका फिनिश गुड्स हो, आपका स्टॉक हो, वो क्यों ना कैपिटल गुड्स हो, क्यों ना आपकी बिजनेस की असेट हो, अगर कोई भी गुड्स आपने फॉर कंसिडरेशन दिया, इन द कोर्स ऑफ बिजनेस दिया, तो उसके ऊपर जीएसटी आ जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगर वो कंसिडरेशन पे है, 7(1)(a) में आता है, तो आपने आईटीसी लिया हो या ना लिया हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उससे कोई लेना देना नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आपने कोई असेट खरीदी और वो असेट का आईटीसी नहीं लिया, वो असेट का आईटीसी नहीं लिया, और आपने वो असेट बेच दी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस जिसमें कंसिडरेशन मिला है, तो 7(1)(a) आईटीसी का क्राइटेरिया रखता ही नहीं है। 7(1)(a) कहता है सेल मेड फॉर कंसिडरेशन इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई। अरे सर, नो आईटीसी टेकन, सॉरी सर, बट नो बट शट, ओनली कट टू कट। वो आईटीसी का क्राइटेरिया ही नहीं है यहाँ पे, लिया और नहीं लिया, पैसा मिलाना, तुमको मिला हमको भी चाहिए। लेकिन अगर कोई बिजनेस असेट आपने फ्री दे दी, बिजनेस असेट आपने फ्री दे दी, फ्री के वक्त वो आईटीसी का क्राइटेरिया पे ही जीएसटी लगाना चाहते हैं। मतलब आपने अगर विदाउट कंसिडरेशन दिया और वो जो बिजनेस असेट आपने दी विदाउट कंसिडरेशन और परमानेंट दे दी जिसका आईटीसी लिया है, तो सप्लाई माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि आपका ट्रांजैक्शन पहले चेक करो सप्लाई है क्या। सप्लाई हो सकता है 7(1)(a) का हो जिसमें कंसिडरेशन है, या सप्लाई हो सकता है 7(1)(c) का हो जिसमें विदाउट कंसिडरेशन और आईटीसी लिया हो। अगर सप्लाई है, अगर सप्लाई है, तो अब शेड्यूल 2 क्या कहेगा? शेड्यूल 2 कहेगा कि अब मैं आपको बताता हूं ये सप्लाई गुड्स का माना जाएगा या सर्विस का माना जाएगा। ये सप्लाई गुड्स का माना जाएगा सर्विस। तो इसके लिए आपको हेल्प करता है पैरा 4। पैरा 4 ये कहता है कि परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस असेट इफ गुड्स एज अ पार्ट ऑफ असेट आर परमानेंटली ट्रांसफर। ये एक्चुअली ये टाइटल है, इसको अंडरलाइन करना, और आपकी प्रोविजन यहां से चालू होती है। असेट इफ गुड्स, यहां से सॉरी, if goods as a part of assets are permanently transferred or disposed of, okay, by the owner of the business। अगर आपने कोई गुड्स परमानेंटली ट्रांसफर कर दिया है और वो 7(1)(a) या 7(1)(c) का सप्लाई बन चुका है,
सप्लाई बन चुका है और परमानेंटली जा रहा है तो वो सप्लाई गुड्स का माना जाएगा। हाँ, इसमें अमेंडमेंट क्या हुई, अमेंडमेंट पहले विथ और विदाउट कंसिडरेशन वर्ड था जो निकाल दिया गया। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने ये सोचा यहाँ क्या जरूरत है विथ और विदाउट कंसिडरेशन, यहाँ ये वर्ड की अब कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही 71A और 71C में एक्सप्लेन कर दिया है, वहां से सप्लाई होके आएगा तो हम यहाँ पे उसको क्लासीफाई करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन में यहाँ पे ये वर्ड्स उन्होंने निकाल दिया। लेकिन इसी बिजनेस असेट से रिलेटेड कभी कभी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस के भी हो सकते हैं। मतलब आपने किसी को बिजनेस असेट दी, ओके, तो वो कॉन्ट्रैक्ट परमानेंट दी तो गुड्स के, पर कब वो सर्विस के माने जाएंगे? तो अगर आपने अपनी बिजनेस असेट, ये टाइटल है इसको अंडरलाइन करना, बिजनेस असेट आपने टेम्पररी ट्रांसफर की। अगर आपने बिजनेस असेट टेम्पररी ट्रांसफर की, मतलब इफ यू ट्रांसफर द बिजनेस असेट इन सच वे दैट कि वो कुछ पीरियड के लिए प्राइवेट यूज या अदर यूज के लिए है, कुछ पीरियड के लिए प्राइवेट या अदर यूज के लिए दे दी, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस के माने जाएंगे। अगर उसमें कंसिडरेशन है, समझ लो मैंने अपने मशीनरी है या कैमरा है, ये जो कैमरा है ओके, कहीं शादी है, शादी के लिए मैंने ये कैमरा प्राइवेट यूज के लिए दे दिया, जिसका मुझे कुछ अमाउंट मिलेगा, टेम्पररी दिया, और कुछ मुझे यहाँ पे कंसिडरेशन मिलेगा, या मैंने ये जो है यहाँ रिलेटेड पार्टी को दे दिया या डीम्ड डिस्टिंक्ट पर्सन को दे दिया, और ये कैमरा और टेम्पररी अदर देन बिजनेस यूज के लिए दिया, तो वो सिचुएशन में ये कॉन्ट्रैक्ट अब टेम्पररी देने की वजह से ये सप्लाई ऑफ सर्विस में आएगा। उसका जो भी पैसा मिलेगा उसके ऊपर जीएसटी एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस लगेगा। ये पैरा 4 था। लेकिन इस यहाँ पे एक मैंने जस्ट फोटोग्राफ लिया, एग्जाम्पल लिया है। समझ लो बाइक की शॉप है और ये बिजनेस असेट है, क्योंकि स्टॉक भी आपका बिजनेस असेट होता है। अब ये जिसका शॉप है बेटा, उसका बेटा बड़ा नालायक है, ओके, उसका बेटा बड़ा नालायक है। शॉप की एक बाइक उठा के वो घर पे लेके गया। अब वो अगर घर पे लेके गया है, यहाँ पे परमानेंट लेके चले गया, अगर वो परमानेंट लेके चले गया तो बिजनेस असेस परमानेंट जा चुकी है, जिसका आईटीसी लिया हुआ है। अगर आईटीसी लिया हुआ है तो यहाँ जो है, बिकॉज वो तो फ्री लेके गया, तो ये जो है सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। लेकिन अब ये नालायक बेटा क्या करता है? नालायक बेटा कभी कभी टेम्पररी लेके जाता है अदर देन बिजनेस यूज। अब पीछे जो कौन बैठा है आपको दिख रहा है, तो ये टेम्पररी यूज है और अदर देन बिजनेस यूज है, तो ये टेम्पररी जा रहा है और अदर देन बिजनेस है, तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा अगर इसमें कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगा। ठीक है, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा आप सही कर सकते हो, अमीर बाप का बिगड़ा बेटा। ठीक है, तो ये टेम्पररी यूज के लिए जा रहा है, तो सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन मैं ये डिस्कशन पे आऊंगा जो क्लॉज सी में कवर किया है, ये डिस्कशन पे आऊंगा जो क्लॉज सी में कवर किया। सबसे पहले तो ये कहता क्या है ये ध्यान से सुन लो, और उसके बाद में मैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स आपको और एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहले ये कहता क्या है? ये कहता है कि बड़ा डेंजरस क्लॉज है ये, क्लॉज सी। ये कहता है इफ यू सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन। अब ये वर्ड पे मैं आपका ध्यान लाना चाहूंगा, सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन मतलब क्या? टैक्सेबल पर्सन यानी आप रजिस्टर्ड हो या लायबल टू रजिस्टर्ड हो, और सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन मतलब अब आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो, बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे हो। रिपीट, बिजनेस क्लोज नहीं कर रहे हो, आप रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहे हो। सेक्शन 29 के हिसाब से आप रजिस्ट्रेशन कब कैंसिल कर सकते हो? मतलब आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन वॉलेंट्रीली तब आएगा जब आपने बिजनेस क्लोज कर दिया हो, या फिर यहाँ पे आपने किसी और को बिजनेस शिफ्ट कर दिया हो, डिस्पोज कर दिया हो, या फिर आप का थ्रेशोल्ड कम हो गया हो, मतलब आपकी लिमिट 20 लाख से नीचे 10 लाख या 40 लाख के नीचे आ गई हो और आपको कैंसिल करना है तो आप कर सकते हो। या फिर जहां तक देखा जाए तो सेक्शन 24 में आपने कंपलसरी रजिस्ट्रेशन किया है लेकिन अब जरूरत नहीं है तो आप कैंसिल करना चाहते हो। तो इन शॉर्ट जब आप कैंसिल करोगे सीजेस टू बी ए टैक्सेबल पर्सन, तो एक बहुत बड़ा इंपैक्ट आएगा। और वो इम्पैक्ट क्या? इसलिए रजिस्ट्रेशन कैंसिल करने के पहले 10 बार सोचना आपने। और बड़ा इम्पैक्ट क्या आएगा दोस्तों? तो बड़ा इम्पैक्ट ये है कि जिस दिन आप कैंसिल करोगे उस दिन जो भी गुड्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ बिजनेस असेट, यानी जो भी आपका गुड्स बिजनेस असेट का पार्ट होगा, फिर वो कैपिटल गुड्स हो, स्टॉक हो या कुछ भी हो, जो भी गुड्स बिजनेस असेट का पार्ट होगा वो डीम टू बी सप्लाई मान लिया जाएगा। आपने दिया नहीं किसी को, लेकिन गवर्नमेंट उसे सप्लाई मान लेगी और उसके ऊपर जीएसटी लाएगी। मतलब आपको करना क्या पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन कैंसिल करते वक्त तुम्हारे बिजनेस में जो भी है, लेट्स एक एग्जांपल कि भाई ये टीवी, कैमरा, डेस्कटॉप, लैपटॉप, ओके, चेयर वगैरह, ये स्टूडियो में लाइट्स वगैरह, जो भी इसकी वैल्यू मुझे निकालनी पड़ेगी, और जो भी गुड्स स्टॉक वगैरह, और उसका जीएसटी मुझे गवर्नमेंट को पे कर देना पड़ेगा।
गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा, इसलिए कैंसलेशन करना आसान नहीं है। ओके, जो इन द कोर्स ऑफ बिजनेस सप्लाई मान लिया जाएगा। पर इसके दो एक्सेप्शंस हैं। क्या? अगर आपने रजिस्ट्रेशन इसलिए कैंसिल किया हो क्योंकि आपने किसी और को डिस्पोज कर दिया, अनदर पर्सन जो उस बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा है एज अ गोइंग कंसर्न, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एज अ गोइंग कंसर्न, ओके, वो उसको कंटिन्यू कर रहा है, ओके, एज अ गोइंग कंसर्न। या फिर आपका कोई पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव उसको कंटिन्यू कर रहा है, पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव कंटिन्यू कर रहा है, तो फिर ये सप्लाई नहीं माना जाएगा। पर आपने क्लोज ही कर दिया, ना किसी को बेचा, ना कोई आपका पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव जो टैक्सेबल पर्सन है उसको कंटिन्यू कर, कुछ नहीं, मतलब वो चलता फिरता बिजनेस नहीं है, आप वो बंद हो गया। तो फिर गवर्नमेंट कहती है कि जो भी गुड्स आपके बिजनेस असेट का पार्ट है उसके ऊपर हमको जीएसटी, चाहे चाहे कुछ भी हो जाए, ओके, हमें जीएसटी चाहिए। तो अब दोस्तों यहाँ पे ये डेंजरस क्लॉज तो है, लेकिन इस पे बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि पहली बात, शेड्यूल 2 यानी सेक्शन 7(1)(a) से उपज हुई है शेड्यूल 2 की, और सेक्शन 7(1)(a) उसका बाप है, मतलब शेड्यूल 2 का बाप है, क्योंकि वहां से उसकी उपज है। तो 7(1)(a) क्या कहता है? 7(1)(a) ये कहता है कि हमारा स्कोप सिर्फ क्लासिफिकेशन है, यानी आपकी एक्टिविटी अगर सप्लाई हो चुकी है सेक्शन 7(1)(a), स्मॉल ए और स्मॉल बी के हिसाब से या स्मॉल सी के हिसाब से, अगर एक्टिविटी सप्लाई है तो हम सिर्फ क्लासिफाई करके देंगे। मतलब शेड्यूल 2 का काम इतना है कि सिर्फ क्लासिफाई करके देना, वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। अब दोस्तों यहाँ पे इनकी ताकत देखो, शेड्यूल 2 ने अपनी ये ताकत बताई कि देखो, कोई अगर आपने रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवाया, सजेस्ट टू बी ए टैक्सेबल पर्सन हुए, तो हम जो भी गुड्स है उसे सप्लाई मान लेंगे। सवाल क्या है? ऑथर का एक सवाल है, ओके, नेशन वांट टू नो, नेशन वांट टू नो, और वो क्या? वो ये कि शेड्यूल 2 अपनी पावर कैसे एक्सटेंड कर रहा है, कैसे वो डीम सप्लाई कर रहा है। भाई शेड्यूल 2 तेरा काम तो बस इतना ही है कि तू ये बोल कि वो गुड्स है या सर्विस है सप्लाई की, तू डीम सप्लाई कैसे मान रहा है? ओके, नेशन वांट टू नो। पर यहाँ पे बेटा क्या करे, ओके, गवर्नमेंट ने इसको चेंज नहीं किया है और इसके ऊपर कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कोर्ट में केसेस अब होगी। लेकिन आपको एग्जाम के लिए क्या करना है? आपको एग्जाम के लिए ये क्लॉज सी फॉलो करना है, और अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन के लिए, कैंसलेशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो जो भी गुड्स, बिजनेस के गुड्स हो गए, उसके ऊपर डीम सप्लाई कर कर जीएसटी लगा देना है। आपको एग्जाम में तो इतना करना है। तो बेटा, नेशन वांट टू नो, क्या आपको ये बात समझ में आई? अगर समझ में आई तो यस यहाँ पे हाँ कहिएगा, या फिर एक जो मैं या और यहाँ नहीं, ये प्रोविजन, अगर आपका एक सवाल है कि ये प्रोविजन क्यों लाया गवर्नमेंट ने, तो उनके भी जो ऑब्जेक्ट ये था कि जो भी बिजनेस असेट है, तो आपने मोस्टली उसका आईटीसी लिया ही होगा। अब उन्होंने आईटीसी क्राइटेरिया नहीं डाला, पर वो प्रिज्यूम करके चल रहे हैं कि आईटीसी तो लिया ही होगा ना बेटा। अब आईटीसी लिया होगा और आपने बिजनेस बंद कर दिया, तो अब तो दे कुछ नहीं रहे, आईटीसी लिया हुआ है तो उसको सप्लाई ट्रीट करो, और जो भी उसकी सेकंड हैंड वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी लगाओ, जो भी आज की डेप्रिसिएटेड वैल्यू, सेकंड वैल्यू है उसके ऊपर जीएसटी लगाओ। वेरी गुड बेटा। चलो, तो ये हुआ हमारा पैरा 4 कंप्लीट, क्लियर। अब आते पैरा 5 पे, अब आते पैरा 5 पे। फॉलोइंग एक्टिविटीज ऑलवेज ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर जीएसटी। हाँ, कुछ कॉन्ट्रैक्ट वो कहते हैं कि हमें कंफ्यूजन नहीं चाहिए, कुछ कॉन्ट्रैक्ट में वो ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। पहला है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। अब देखो यहाँ पे यह पैरा 5 में और पैरा 2 में क्या फर्क है? पैरा 2 में भी लीज, रेंटिंग वगैरह कवर किया है, पर वो स्पेशली लैंड एंड बिल्डिंग का कवर किया है, ओके। पर पैरा 5 में उन्होंने जो कवर किया है वो सभी मूवेबल प्रॉपर्टी, फिर वो लैंड एंड बिल्डिंग हो या उसके अलावा कुछ भी हो, रेंटिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। बेटा पहले 3 लेक्चर ही यूट्यूब पे है, फिर आपको बूस्टर बाय करना पड़ेगा, जो हमारे वेबसाइट पे www.vsmartacademy.com पे जाके आप बाय कीजिएगा। इस लेक्चर 1 का आधी घंटा पहले सुन लीजिएगा, मैंने सब आपको डिस्कस किया है। ठीक है, अब ये क्लॉज भी जो है यहाँ पे अच्छे समझ लो, वो क्या कहते हैं। स्पेशली ये कवर करता है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, सॉरी बेटा, ये कवर करता है कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल, इसको अंडरलाइन करो,
इंटेंडेड फॉर सेल, इसको अंडरलाइन करो, टू बायर। स्पेशली मैं इसमें वो कॉन्ट्रैक्ट कवर करना चाहूँगा जो इंटेंडेड फॉर सेल है, यानी कोई भी आपकी बिल्डिंग एडवांस बुकिंग में सेल की गई जिसका एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, क्योंकि बिल्डिंग रेडी नहीं है और उसको अभी तक कंप्लीशन नहीं मिला है, तो ऐसे सिचुएशन में उसको इंटेंडेड फॉर सेल कहते हैं। तो कोई भी प्रमोटर बिल्डर जो है यहाँ पे अगर ये इंटेंडेड फॉर सेल बेचेगा तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, और वो शेड्यूल 3 में भी कवर नहीं होता है, क्योंकि शेड्यूल 3 की एंट्री अगर आप ध्यान से देखते हो तो उसमें बहुत क्लियरली कहा गया है कि जो पैरा 5 क्लॉज बी में आता है ओके वो शेड्यूल 3 में नहीं आएगा। मतलब अगर आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन जो बिल्डिंग का है, कमर्शियल हो, रेसिडेंशियल हो, और वो इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर है, तो वो सर्विस कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन जो है, वो एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना जरूरी है, और वो क्या कहते हैं, बट इन फॉलोइंग केस इट शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई। ये केस में वो सप्लाई नहीं माना जाएगा। भाई कौन सा केस में सप्लाई नहीं माना जाएगा, तो वो ये कहते हैं कि ये जो व्हेन एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, मगर अगर आपने कंसिडरेशन, हाँ उन्होंने एम्फोसाइज किया कंसिडरेशन पे, और कंसिडरेशन की डेफिनेशन मनी, अदरवाइज एक्ट या फॉरबिडेंस, ठीक है। जो भी कुछ मिला है बिल्डर को, मनी मिला होगा, अदरवाइज मिला होगा, एक्ट मिला होगा, फॉरबिडेंस मिला होगा, जो भी कुछ बिल्डर को मिला होगा वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलने के बाद मिला है। एंटायर कंसिडरेशन कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिला, या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, तो वो सप्लाई नहीं माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। अब मैं ये दो वर्ड आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, फर्स्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और दूसरा फर्स्ट ऑक्यूपेंसी, और दोनों में से जो अर्लियर होगा वो लिया जाएगा। चलिए, तो खिचड़ी बुक मेरे साथ रेडी हो जाए। अब समझ लो यहां पे कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट है। पहला केस, कंप्लीशन सर्टिफिकेट, कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिल गया फॉर मीन्स फ्रॉम लोकल बॉडी या फिर स्टेट गवर्नमेंट के लॉ के हिसाब से। बाय अथॉरिटी कौन कौन कंप्लीशन सर्टिफिकेट देता है, तुम्हारे स्टेट में क्या लॉ चालू है इसके बेस पे। अगर तुम्हारे एरिया में म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को वो अथॉरिटी है तो वो, या तुम्हारे स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को अथॉरिटी है तो वो, या कोई भी रिकॉग्नाइज बॉडी को अथॉरिटी है वो, नहीं कोई है अथॉरिटी होगा तो आर्किटेक्ट, ठीक है, तो वो कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा। पर आर्किटेक्ट या सर्वेयर तब आएगा जब कोई अथॉरिटी प्रिस्क्राइब नहीं है, ठीक है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। अब समझ लो ये बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग को म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, कंप्लीशन सर्टिफिकेट दे दिया, और इसमें जिस लोगों ने यहाँ पे ओके यहाँ फ्लैट खरीदे हैं या कमर्शियल, अब कंप्लीशन सर्टिफिकेट का इसकी ऑक्यूपेंसी ले रहे हैं, तो अब इसकी ऑक्यूपेंसी ली जा रही है। फर्स्ट ऑक्यूपेंसी मतलब जो पहली बार उसमें पोजीशन ले लेगा, ऑक्यूपेंसी मतलब पोजीशन, जो भी पहली बार पोजीशन लेगा, तो इसकी फर्स्ट ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मिली। मेरे स्पेलिंग वेलिंग मत देखना क्योंकि खिचड़ी बुक चालू है, वो ऐसा लिखना कि आपको भी ना समझे, पर ये फर्स्ट ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दी जा रही है, इसलिए आपका कट ऑफ डेट अब विच एवर इज अर्लियर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के साथ चेक किया जाएगा। मतलब खरीदने वाले ने अगर पूरा पैसा इसके बाद दिया हो, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद दिया हो, तो इसके बाद दिया हो तो जीएसटी नहीं आएगा। पर इसके पहले 1 रुपया भी दे दिया हो, इसके पहले 1 रुपया भी दे दिया हो तो वो केस में जीएसटी आ जाएगा, वो केस में जीएसटी आ जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट केस बेटा आप ये ले सकते हो कि एग्जाम्पल के तौर पे यहां, सॉरी अब कहां भाग गया मैं, कहां भाग गया, हाँ नेक्स्ट केस आप एग्जाम्पल के लिए ऐसा भी ले सकते हो। समझ लो यहां पे आपका बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन चालू है, और रेरा के हिसाब से टाइम हो गया और आपने ऑक्यूपेंसी कंप्लीशन सर्टिफिकेट अभी भी नहीं आया, तो रेरा ये लॉ के हिसाब से आपको ऑक्यूपेंसी देना पड़ेगा जिसको भी कमिट किया है। तो जिसका जिसका रेडी हो गया है फ्लैट या शॉप, उनको ऑक्यूपेंसी दो, कंप्लीशन बाद में लो। तो ये बंदा जो है इसको पहली ऑक्यूपेंसी मिल गई, मतलब जो पहली बार घुस गया उसके अंदर पहली ऑक्यूपेंसी मिल गई, इसको कहते हैं फर्स्ट ऑक्यूपेंसी।
ठीक है। तो जो फर्स्ट ऑक्यूपेंसी आई और पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन बाद में आया, पूरे प्रोजेक्ट को कंप्लीशन बाद में आया, क्योंकि रेरा के हिसाब से उसको ऑक्यूपेंसी देनी पड़ी, फर्स्ट कंप्लीशन बाद में आया। तो अब अगर पहली ऑक्यूपेंसी वो प्रोजेक्ट में आ गई, पहली ऑक्यूपेंसी वो प्रोजेक्ट में आ गई, तो यहां पे ये कट ऑफ डेट फर्स्ट ऑक्यूपेंसी से ली जाएगी। यानी अब कंप्लीशन आया ना है, इस ऑक्यूपेंसी के बाद किसी ने अगर बुक किया होगा, इस ऑक्यूपेंसी के बाद अगर किसी ने बुक किया होगा और पूरा का पूरा पैसा बाद में दिया होगा, तो जीएसटी नहीं आएगा। अब कंप्लीशन से कंपैरिजन नहीं, मतलब कोई एक नया बंदा आया और उस बंदे ने यहां पे पैसा दिया, यहां 50 लाख, और 50 लाख देके फ्लैट बुक किया। तो ध्यान से सुनिएगा, यहां इवन दो ये कंप्लीशन के पहले होगा पर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद है। आई रिपीट, कंप्लीशन के पहले होगा, फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद है। हमारा कट ऑफ पॉइंट अब कंप्लीशन से नहीं देखा जाएगा, हमारा कट ऑफ पॉइंट ऑक्यूपेंसी से देखा जाएगा। तो अगर ऑक्यूपेंसी से हम देख रहे हैं तो उसके बाद मिला, तो ये केस में जीएसटी नहीं आएगा। क्या सप्लाई कहा जाएगा? तो बेटा ये केस में सप्लाई सप्लाई नहीं कहा जाएगा। हाँ, इसके पहले अगर मिलता है, यानी कंसिडरेशन इसके पहले मिलता है, तो फिर सप्लाई बोला जाएगा, फिर सप्लाई बोला जाएगा। तो ये उसका मीनिंग हुआ क्या? तो फर्स्ट कंप्लीशन सर्टिफिकेट और फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, उसमें से जो है वो हमारा कट ऑफ पॉइंट होगा। तो पहले कट ऑफ पॉइंट फिक्स करना, और कट ऑफ पॉइंट फिक्स करने के बाद पैसा बाद में मिला या पहले मिला, ये आपने कंपैरिजन करना है। ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स, यानी ये जो मैं कंस्ट्रक्शन वर्ड यूज कर रहा हूं, कंस्ट्रक्शन इंक्लूड्स एडिशन, अल्ट्रेशन, रिप्लेसमेंट, रीमॉडलिंग और एनी अदर रीमॉडलिंग ऑफ एनी एग्जिस्टिंग सिविल स्ट्रक्चर, वो कंस्ट्रक्शन के स्कोप में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड, यस और नो। तो अब देखो, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है, आपने 80 लाख का कोई इंटेंडेड फॉर सेल में परचेस किया होगा, पहले आपने 40 लाख दे दिए, फिर आपने 20 लाख दिए, तो आपने पैसा पहले दिया है, तो वो टैक्सेबल वैल्यू यानी जीएसटी आएगा, क्योंकि पैसा पहले दे दिया है, और टोटल अमाउंट पे जीएसटी आएगा। आई रिपीट, टोटल अमाउंट पे, ऐसा नहीं कि जो आपने पहले दिया उतनी अमाउंट पे आएगा। टोटल कितना? 80, तो 80 पे आएगा। दूसरा, आपने 1 रुपया भी पहले दे दिया हो और पूरा आपने आफ्टर कंप्लीशन दिया हो या फर्स्ट ऑक्यूपेंसी दिया हो, तो पूरा क्यों ना आपने यानी 1 रुपया पहले दिया है, चलिए साइलेंट प्लीज, 1 मिनट बेटा। अब नेक्स्ट अगर हम बात करें, अरे यार कुछ गड़बड़ हो रही है। यहां आपने 1 रुपया भी दिया हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई मान लिया जाएगा और टोटल वैल्यू पे जीएसटी आएगा। लेकिन अगर एंटायर कंसिडरेशन आपने बाद में दिया हो, एंटायर कंसिडरेशन आपने बाद में दिया हो, तो वो केस में फिर जीएसटी नहीं आएगा। चलिए, तो हमने ये 2 कॉन्ट्रैक्ट देख लिए। नाउ सी क्लॉज, टेम्पररी ट्रांसफर ऑफ आईपीआर, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। आईपीआर यानी क्या? आईपीआर मतलब आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। अब ये जो आईपीआर है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है बेटा, ये पेटेंट है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट्स है वगैरह। ये अगर टेम्पररी ट्रांसफर होती है, सुनिए ध्यान से, टेम्पररी ट्रांसफर होती है, तो वो केस में यहाँ पे जो है जीएसटी सप्लाई माना जाएगा और जीएसटी आएगा।
परमानेंट ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ गुड्स, और टेम्पररी ट्रांसफर है तो सप्लाई ऑफ सर्विसेज। अब टेम्पररी ट्रांसफर, एक एग्जांपल लेना चाहूँगा, समझ लो कि एक रियल एग्जांपल जो मैंने अपने क्लास में भी लिया था, और वो एग्जांपल है बेटा, मेरा कोई एक स्टूडेंट है कि जो 2000, और रियल केस है ये, उसने 2008 में मेरा बैच किया था और वो पास हो गया, उसको आईडीटी में 74 मार्क्स आए और वो पहले अटेम्प्ट में भी पास हो गया। वो 2016 में मेरे पास आया और उसने कहा कि सर आपको याद है 2008 में मैंने क्लास किया था? मैंने कहा यस, तुम सामने ही बेंच पे बैठे थे। यस, मैंने उसका नाम भी लिया कि हाँ सर मुझे याद है। तो मैंने कहा यस बेटा, क्या तुम तो तभी सीए बन गए थे ना? तो उसने कहा यस सर, मुझे आईडीटी में 74 मार्क्स मिले थे। मैंने कहा वेरी गुड। अब यहाँ पे हमारी बातचीत हुई, हम साथ में खाना खाने गए, पुराना स्टूडेंट था, एज अ फ्रेंड ही था बेटा, क्योंकि मैं भी यहाँ पे 3-4 साल ही हुए थे क्लास चालू करने में। तो अब ऐसे सिचुएशन में वो आया और उसने कहा सर मैं पहले जॉब में था, अब मैं पढ़ाना चाहता हूँ। वो राजस्थान का था, पढ़ाना चाहता हूँ। मतलब वेरी गुड, पढ़ा रहा है यार, कौन सा सब्जेक्ट? बोलिए कौन सा सब्जेक्ट? तो उसने कहा सर आईडीटी। मैंने कहा चलो अच्छी बात है, कोई स्टूडेंट पढ़ा है, अच्छी बात है यार, ओके, मैंने दिया हुआ नॉलेज आगे कोई शेयर कर रहा है। तो ऐसे केस में ठीक है बेटा, तो आईडीटी पढ़ा रहा है, तो मुझसे क्या हेल्प चाहिए? तो उसने कहा था सर आपके जो चार्ट्स है या ग्राफिक्स है और आपके जो बुक्स है मुझे अपने क्लास में यूज़ करना है। मैंने कहा वेरी गुड, ओके तुझे क्लास में यूज़ करना है तो बेटा अब बात प्रोफेशनल आ गई। अब मैं अपने राइट्स तुझे टेम्परेरी दूंगा और मुझे इसकी रॉयल्टी चाहिए, मे बी पर स्टूडेंट वाइज रॉयल्टी या लमसम रॉयल्टी चाहिए। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट जहाँ मैं टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहा हूँ अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, मे बी कॉपीराइट, मे बी पेटेंट्स, मे बी ट्रेडमार्क, नो हाउ, जो भी होगा, तो ये जो मैं टेम्परेरी ट्रांसफर कर रहा हूँ ये कॉन्ट्रैक्ट जो है सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। पर ख्याल रहे, परमानेंट ट्रांसफर कर दिया मतलब मैंने परमानेंटली दे दिया होगा तो वो गुड्स में शिफ्ट होता है, अदरवाइज ओके टेम्परेरी इसमें आएगा। नेक्स्ट क्लॉज, डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग, ध्यान से देखिएगा, डेवलपमेंट डिजाइन प्रोग्रामिंग कस्टमाइजेशन एक्सेट्रा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, सॉफ्टवेयर का डेवलपमेंट, डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग, कस्टमाइजेशन, एडाप्टेशन, ऐसे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे और जीएसटी लॉ की सप्लाई ऑफ सर्विस के ही प्रोविजंस अप्लाई होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो बड़ा ये है इंपॉर्टेंट है कि देखो सॉफ्टवेयर कब सप्लाई ऑफ गुड्स माने जाते हैं और कब सप्लाई ऑफ सर्विस। और आप अगर गुड्स होगा तो आपको जीएसटी का रेट गुड्स का यूज करना पड़ेगा, और सर्विस होगा तो सर्विस में आपको जीएसटी का रेट सर्विस का यूज करना पड़ेगा। जैसे सॉफ्टवेयर गुड्स है तो 12% का जीएसटी है, लेकिन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड सर्विसेज होगी तो 18% का जीएसटी है। अब बहुत सी बार सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में ये क्वेश्चन आ जाता है, क्या क्वेश्चन, कि सर मैंने जो है यहाँ पे ध्यान से सुनो कि हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करके दिया है, प्रोग्राम करके दिया है, डिज़ाइन करके दिया है, उसमें एडॉप्टेशन कस्टमाइजेशन करके दिया है, तो वो केस में अगर आपने सामने वाले के हिसाब से सॉफ्टवेयर बना के दिया, क्यों ना सीढ़ी पे दिया हो, पर बना के दिया है या उसमें चेंजेस करके दिए है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का होगा। लेकिन प्री पैक सॉफ्टवेयर आपने कोई डेवलप डिज़ाइन करके नहीं दिया है, बना हुआ सॉफ्टवेयर आपने बेचा है, समझ लो कोई यहाँ एंटीवायरस का सॉफ्टवेयर है या कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, बनाया हुआ बेचा है, तो वो केस में वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ गुड्स का माना जाएगा जो रेडी प्री पैक सॉफ्टवेयर है। ओके नेक्स्ट, कभी कभी मेरे पास रेडी सॉफ्टवेयर है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और ये जरूर सुनना, मेरे पास रेडी सॉफ्टवेयर है और ये जो रेडी सॉफ्टवेयर है मैं बेच नहीं रहा हूं, मैं लाइसेंस पे दे रहा हूं। जैसे आपके इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर है, अभी बहुत सारी एजेंसीज है जो जिन्होंने इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर बनाया है जो पीडी और आप ऑनलाइन डाउनलोड में यूज करते हो, वो बेच नहीं रहे, वो लाइसेंस की पे दे रहे हैं। मतलब क्या कि मतलब यहाँ पे कि हर फैकल्टी वो यूज कर रही है और पर स्टूडेंट उनको लाइसेंस की के चार्जेस दे रहे हैं। तो रेडी पैक्ड सॉफ्टवेयर जब लाइसेंस पे दिया जाए तो लाइसेंस कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। तो ये सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड मैंने 3 बातें की। सर बहुत से लोग आपके लेक्चर देखकर पढ़ाते हैं, थैंक यू बेटा, अच्छी बात है। तो यहाँ तक देखा जाए तो यहाँ पे यस ये सप्लाई ऑफ सर्विस। तो चलो डी क्लॉज हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे ई क्लॉज, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट और टू टॉलरेट एन एक्ट। मतलब क्या, ये स्पेशली ई में उन्होंने कहा कि आप ये मत समझिए कि सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ एक्टिव पार्ट आता है, सर्विस कॉन्ट्रैक्ट में पैसिव पार्ट भी आता है। कुछ ना करना, रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट,
उसका पैसा मिल रहा है। तो रिफ्रेन फ्रॉम एक्ट टू टॉलरेट एन एक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट भी जो है वो सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा और सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासीफाई होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बैंक, आपने यहाँ पे बैंक का प्री क्लोजिंग कर दिया, यानी बैंक से लोन लिया और टर्म के पहले क्लोज कर दिया, तो आपको यहाँ पे प्री क्लोजिंग चार्जेस होते हैं, क्योंकि बैंक आपको टॉलरेट करिए कि यह क्या यार, हमने आपको 5 साल के लिए लोन दिया था, आप 2 साल में ख़त्म कर रहे हो, तो प्री क्लोजिंग चार्जेस बैंक आपको लगाती है। अब बैंक जो आपको ये प्री क्लोजिंग चार्जेस लगाती है, टॉलरेंस चार्जेस है, उसके ऊपर जीएसटी आएगा। उसके बाद में बहुत सी डीमरेज चार्जेस जो कस्टम्स एरिया में लगते हैं, कि आपने 30 दिन से ज़्यादा गुड्स कस्टम्स एरिया में रखा तो उसकी पेनल्टी डीमरेज चार्जेस लगते हैं, तो वो भी यहाँ जहाँ तक देखा जाए तो वो टॉलरेंस चार्जेस में आते हैं। या बहुत सी पेनल्टीज, गवर्नमेंट की पेनल्टी छोड़ के, गवर्नमेंट की पेनल्टी पे क्लैरिफिकेशन है कि वो सप्लाई नहीं माना जाएगा, पर जो भी जब भी कोई पेनल्टी लगाता है या लेट फी लगाता है तो वो टॉलरेंस चार्जेस है, और उस पेनल्टी और लेट फी पे जीएसटी आता है एज ए सप्लाई ऑफ सर्विस। ये ई क्लॉज था। और एफ क्लॉज वैसे कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जस्ट रीड कर लेता हूँ। ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स फॉर एनी कैश, डेफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। मतलब क्या, मतलब आपने अगर कोई गुड्स के राइट ट्रांसफर किए तो वो सिचुएशन में फॉर कंसिडरेशन और डेफर्ड पेमेंट, तो वो सिचुएशन में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। सर ये एफ क्लॉज और ये जो है आपने स्टार्टिंग में बताया था पैरा वन का ये ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, दोनों में डिफरेंस बता देता हूँ। पैरा वन में जो यहाँ दिया है वो ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स का है, और ये जो है ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स का है। ओके, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज एनी गुड्स का है। तो सर इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके लिए बहुत बड़ी हिस्ट्री है, पर शॉर्ट में बता दूं। जब आप जस्ट हायरिंग कर रहे हो, सिर्फ कस्टडी दे रहे हो, कंट्रोल नहीं दे रहे हो, जैसे कैमरा, आप मेरे पास से कैमरा हायर करके लेके जा रहे हो, मैंने सिर्फ आपको कस्टडी दी है। बाइक हायर करके दे रहे हो, मैं सिर्फ कस्टडी दे रहा हूँ, कंट्रोल नहीं दे रहा हूँ। यानी कैमरा में कल कुछ खराबी होती है तो आप हाथ मत लगाना कैमरे को, मेरे बाइक को हाथ मत लगाना, लाके चुपचाप यहाँ रख देना और मुझे बताना क्या प्रॉब्लम है। ओके, आपको कंट्रोल नहीं दे रहा हूँ मैं, आपको पूरा इसके राइट्स नहीं दे रहा हूँ मैं सिर्फ हायरिंग कर रहा हूँ। अगर मैं हायरिंग में सिर्फ कस्टडी दे रहा हूं तो वो कहा जाता है ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, जहां जस्ट मियरली हायरिंग हो रही है और उसका रेंट आ रहा है, वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, जब मैं कोई किसी को गुड्स के राइट देता हूं तो पूरे कंट्रोल के साथ देता हूं, जैसे फाइनेंशियल लीज हुई, पूरे कंट्रोल के साथ कि भाई ये देखो गुड्स मेरा है पर तू यूज कर, और पूरा कंट्रोल सुपरविजन तेरे पास। तो अगर इसमें कोई मशीन में खराबी आती है तो तू ही चेक कर लेना भाई। ओके, सब कुछ तेरा, सिर्फ नाम मेरा। यहाँ पे अगर मैं कोई कंट्रोल के साथ वो गुड्स कस्टडी भी दे रहा हूँ और कंट्रोल भी दे रहा हूँ तो उसको कहा जाता है राइट टू यूज एनी गुड्स। आई रिपीट, राइट टू यूज एनी गुड्स, वो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस से माना जाएगा। इससे ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। और बस इतना है कि वो हायरिंग हो या फाइनेंशियल लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो जिसमें पूरा कंट्रोल दे दिया गया, कोई भी हो, वो कॉन्ट्रैक्ट, ट्रांसफर ऑफ राइट के कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस ही माने जाएंगे। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नहीं हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट बेटा प्रथमेश, हायर परचेज कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर टाइटल वाला ट्रांसफर। अगर फ्यूचर टाइटल जा रहा है तो वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, आप टाइटल नहीं देने वाले हो ना अभी ना फ्यूचर में, आप टाइटल नहीं देने वाले हो, आप सिर्फ राइट्स दे रहे हो जिसमें कंट्रोल भी दे रहे हो, टाइटल नहीं दे रहे हो। आप टाइटल आपका ही है, डिप्रिसिएशन आप ही क्लेम कर रहे हो, सिर्फ आप पूरा कंट्रोल दे रहे हो, यानी आप नाम के लिए ओनर हो, तो ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज उसमें कहा जाएगा। तो ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए, ये पैरा 5 हमने कंप्लीट किया। यहां पे चलो, अब आते हैं पैरा 6 पे। ठीक है, कंपोजिट सप्लाई ट्रीटेड, हाँ कुछ ऐसे कंपोजिट सप्लाई जो गुड्स और सर्विसेज के हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए ये जो 2 कंपोजिट सप्लाई है ये ऑलवेज उन्होंने कहा ये सप्लाई ऑफ सर्विस कहे जाएंगे। थोड़ा इसको और इलेबरेट करता हूं। जैसे आगे हम सेक्शन 8 देखेंगे, सेक्शन 8 में कंपोजिट और मिक्स सप्लाई, ये भी कंसेप्ट देखेंगे, ध्यान से सुनिएगा, कंपोजिट और मिक्स सप्लाई ये कंसेप्ट देखेंगे।
सेक्शन 8 में ये कहा गया है कि जब कॉन्ट्रैक्ट आपके कंपोजिट हो, गुड्स प्लस गुड्स, गुड्स प्लस सर्विस, सर्विस प्लस सर्विस, जब आपके कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई हो तो उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, गुड्स का है या प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस का है, ये आप देखिएगा और उसके बेस पे पूरा कॉन्ट्रैक्ट के नेचर को क्लासिफाई कीजिएगा, ठीक है। लेकिन यहां शेड्यूल 2 और राइट करता है, मतलब क्या, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट शेड्यूल 2 में आता है तो आप सेक्शन 8 अप्लाई नहीं करोगे दोस्तों। चलिए इसको थोड़ा मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे पैरा 6 में उन्होंने कवर किया है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, क्यों नहीं, ये कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस का है। समझ लो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है नहीं क्या। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन नीचे दी गई है, यानी कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी बिल्डिंग हो, लैंड हो, रोड हो, ब्रिज हो, डैम हो, कोई भी इमूवेबल टावर हो, स्टोरेज टैंक हो, कोई भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का बिल्डिंग यानी उसको बिल्ड किया जा रहा है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग इंस्टॉलेशन, मेंटेनेंस, कंस्ट्रक्शन, फिटिंग आउट्स, रिनोवेशन, फैब्रिकेशन, इंप्रूवमेंट, अल्ट्रेशन, कंप्लीशन, मॉडिफिकेशन, इरेक्शन, रिपेयर्स, ये कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी का होगा, जिसमें इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का है और ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, मतलब सामने वाले जो कॉन्ट्रैक्टर ने यहाँ कंस्ट्रक्शन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है, रिनोवेशन, रिपेयर्स, मॉडिफिकेशन का कॉन्ट्रैक्ट लिया है इमूवेबल प्रॉपर्टी का, उसने गुड्स और सर्विस दोनों के साथ लिया है कि भाई मेरा ही गुड्स मेरी ही सर्विस, मैं सब कुछ आपको कंप्लीट करके दूंगा, मुझे ये वर्क आप दे दो। तो अगर ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें ये सर्विसेज है प्लस उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, ध्यान सुनिएगा, प्लस उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, तो अगर उसमें गुड्स भी इन्वॉल्व होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट को यहां पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कहा जाएगा। अब यहां पे अगर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट है तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि कॉन्ट्रैक्ट ये नेचर का होना चाहिए, इसमें से कई फिट होना चाहिए और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी का होना चाहिए और उसमें गुड्स भी होना चाहिए, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा और वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। समझ लो कोई एक कॉन्ट्रैक्टर है जो पूरा बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे रहा है, गुड्स भी उसका, सर्विस भी उसकी, तो ये कॉन्ट्रैक्ट को वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। नाउ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सी बार ऐसे क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं और वो कहते हैं यहाँ पे कि भाई मैंने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट का होगा तो 12% है और अगर प्राइवेट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट होगा तो 18% है। प्लीज एक मिनट बेटा, अरे उमेश थोड़ा आवाज कम कर। चलिए ओके, ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। अब अगर हम बात करें वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की, ध्यान से सुनिएगा, तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में गुड्स कितना भी डोमिनेट हो, बहुत सारे क्लाइंट मेरे पास आते हैं और ये कहते हैं कि सर इसमें ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आता है और इसमें सर हम 90% गुड्स यूज कर रहे हैं, सिर्फ 10% सर्विस है। वो 90% हो या 99% गुड्स हो, अगर ये वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाता है। अब एक सवाल हो सकता है कि सर वो ये क्यों कहते हैं कि वो सप्लाई ऑफ गुड्स ज़्यादा है, क्योंकि उसमें बहुत सी बार ऐसा होता है कि यहाँ पे वो सेक्शन 8 के प्रिंसिपल यूज करते हैं, क्योंकि जब भी कोई कंपोजिट कॉन्ट्रैक्ट हो तो सेक्शन 8 ये कहता है कि प्रिंसिपल सप्लाई किसका है, डोमिनेंसी किसकी है, जो प्री डोमिनेंस में सप्लाई किया जा रहा है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट का नेचर लेगा। अब ये लोग कहते हैं कि सर हमने तो 90% गुड्स यूज किया है तो ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स का होना चाहिए, और गुड्स का रेट्स बहुत सी बार कम होता है 5% 12%, तो वो चाहते हैं कि पूरा कॉन्ट्रैक्ट गुड्स में जाए, जबकि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस यहाँ पे 18% पे जाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के डेफिनेशन में आता है तो क्या हम सेक्शन 8 लगाए? बिल्कुल नहीं, आप जो है यहाँ शेड्यूल 2 ही अप्लाई करोगे और उसमें 90% क्यों ना गुड्स हो, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट अगर इस डेफिनेशन में आता है तो ऑलवेज जो है यहाँ पे सप्लाई ऑफ
सर्विस ही माना जाएगा। अब आपका एक सवाल आएगा, सर ये पैरा 6 क्लॉज ए में जो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया कि गुड्स भी हमारा और सर्विस भी हमारी, और ऊपर जो पैरा 3 में आपने ये ट्रीटमेंट और प्रोसेस लिया जो जॉब वर्क है, इन दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है बताता हूँ। बेसिक डिफरेंस आपको अगर ख्याल में आया होगा तो किसी और ने गुड्स दिया, गुड्स मतलब मूवेबल दिया, और किसी और ने जो मूवेबल दिया उसके ऊपर आप वर्क कर रहे हो, तो मूवेबल पे वर्क करना तो पैरा 3 में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस ही जाएगी। क्यों ना उस वर्क करते वक्त आप अपना गुड्स यूज कर रहे हो, सर्विस भी यूज कर रहे हो, पर मूवेबल पे वर्क कर रहे हो तो वो पैरा 3 में सप्लाई ऑफ सर्विस ही माना जाएगा। और अगर आप इमूवेबल पे वर्क कर रहे हो, ध्यान सुनिएगा, आप इमूवेबल पे वर्क कर रहे हो और ये नेचर के कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट भी ये नेचर के होने चाहिए, और आप इमूवेबल पे वर्क कर रहे हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है और वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग टू सप्लाई ऑफ सर्विस वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद में नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस मानी जाएगी, भाई नेक्स्ट कौन सा, तो रेस्टोरेंट कैटरिंग। यहां पे देखिए, रेस्टोरेंट कैटरिंग और एनी अदर सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर फूड ड्रिंक इज सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन। तो इंडिया में हर वो सर्विस, ये तो मैंने शॉर्ट में लिखा है, पर इंडिया में हर वो सर्विस जिसमें फूड दिया जा रहा है, ड्रिंक दिया जा रहा है, एक्सेप्ट अल्कोहल, तो जो फूड और ड्रिंक दिया जा रहा है, फिर वो रेस्टोरेंट हो, कैटरिंग हो, मेस हो, ईटिंग जॉइंट्स हो, कुछ भी हो जिसमें फूड सप्लाई हो रहा है और ड्रिंक सप्लाई हो रहा है, वो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा, फिर फूड कितना भी डोमिनेंट हो। एक छोटा सा एग्जांपल लेके मैं इसमें ये कंसेप्ट आपको और डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहूंगा, भाई कौन सा। सो लेट्स टेक एग्जांपल, यू आर सिटिंग इन अ रेस्टोरेंट एंड यू हैव ऑर्डर्ड हियर कोल्ड ड्रिंक, यू ऑर्डर कोल्ड ड्रिंक, व्हाट दैट वेटर डन, ओके, उसने जो कोल्ड ड्रिंक का बॉटल खोला, ग्लास में डाल दिया। अब इसमें क्या किया उसने, बॉटल खोल के ग्लास में डाल दिया उसने और आपको ग्लास सर्व कर दिया। सो इन दैट व्हाट हैपेंड, okay, in that situation he saw that goods 90% dominant and service just to open and put in water, तो ये जो है 10% सर्विस थी, बट एंटायर कॉन्ट्रैक्ट ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस अंडर दिस क्लॉज। व्हाई, बिकॉज उसने कोई बॉटल सेल नहीं की, एमआरपी विद बॉटल सेल नहीं की, उसने आपको सर्व किया जिसमें 90% क्यों ना गुड्स हो, पर कॉन्ट्रैक्ट सप्लाई ऑफ सर्विस का माना जाएगा। कैटरिंग एंड रेस्टोरेंट सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा, और कैटरिंग और रेस्टोरेंट के लिए 5% स्पेशल रेट है, उसमें वो क्लासीफाई किया जाएगा। लेकिन अगर आपने कोई बॉटल मांगा और उसने यहाँ पे कोका कोला का बॉटल आपको डायरेक्ट सेल किया, कुरकुरे के पैक आपको डायरेक्ट सेल किए, तो वो तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, विद एमआरपी वो सेल कर रहा है। तो एक छोटे से एग्जांपल से मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया। तो ये दो कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस माने जाएंगे। I hope you understood. Okay, here para 6. Now next para and last para of schedule 2. Okay, वो क्या है, unincorporated AOP और BOI। सबसे पहले तो आपका ध्यान लाना चाहूंगा एक वर्ड पे, unincorporated AOP और BOI, और ये कोई भी गुड्स अपने मेंबर को सप्लाई करते हैं। अब एक सवाल आ सकता है आपका, सर अनइनकॉर्पोरेटेड यानी क्या। अनइनकॉर्पोरेटेड मतलब जो लीगली रजिस्टर्ड नहीं है, पर इंडिया में आप अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी और अनइनकॉर्पोरेटेड बीओआई फॉर्म कर सकते हो। क्यों, आप रजिस्ट्रेशन लेना उसका कंपलसरी नहीं है। तो स्पेशली पैरा 7 जो है उन्होंने लाया, और वो कहते हैं कि अगर एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बीओआई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल जो अनइनकॉर्पोरेटेड है और वो अपने मेंबर को कोई भी गुड सप्लाई करेंगे, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स ही माना जाएगा, जो अपने मेंबर्स को वो सप्लाई करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने 7 पैरास कवर किए हैं शेड्यूल 2 के बेटा। यस और नो, डन। चलिए, तो ये शेड्यूल 2 के 7 पैरास हमने यहाँ पे कवर किए हैं। हाँ, इससे रिलेटेड कोई सवाल, क्वेश्चन, दिवाकर। आपके पास क्वेश्चन यार कौन सा है बेटा दिवाकर, मुझे बताइए, मैं एक बार वो चेक कर लेता हूं। क्वेश्चन नंबर ओल्ड क्वेश्चनर है या नया क्वेश्चनर है, वो चेक करके मुझे बताओ। और तो कोई क्वेश्चन आपका नहीं दिख रहा है। विंडो 10 सप्लाई ऑफ सर्विस और सप्लाई ऑफ गुड्स, विंडो 10 का तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, रेडी पैक सॉफ्टवेयर है। सर्विस होगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस इनकॉर्पोरेटेड का, और गुड्स दिया तो सप्लाई ऑफ गुड्स होगा।
यस, चलिए यहां तक सब समझ में आया? यस और नो, जोर से बोलिए। समझ में आया कि नहीं आया आपको? ये सब सर्कुलर जो है टेनेंसी राइट्स वगैरह, टेनेंसी राइट्स भी तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। ये सर्कुलर में सबसे एंड में लेने वाला हूं, एंड में सारे सर्कुलर में कवर करने वाला हूं। बुक्स कब तक आ जाएगी? डिस्पैच चालू हो गया है बेटा बुक्स का। चलिए अब यहां पे नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे कंपोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई। नेक्स्ट सेशन में हम मोस्टली आरसीएम कवर करेंगे और कंपोजिशन स्कीम, आरसीएम एंड कंपोजिशन स्कीम। इसलिए नेक्स्ट सेशन में इस पे थोड़ा एक आपका रेगुलर क्लास का और लुक करके आ जाना, सो दैट बूस्टर रिवीजन में समझना आपको आसान होगा। चलो, सेक्शन 8 कंपोजिट और मिक्स सप्लाई। अब प्रिंसिपल क्या है? सेक्शन 8 ने आपको ये प्रिंसिपल दिए कि अगर आपका कंपोजिट सप्लाई होगा, अगर आपका कंपोजिट सप्लाई होगा तो वो सिचुएशन में वो उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है, ओके ख्याल रहे, उसमें जो प्रिंसिपल सप्लाई है उसमें आप पूरा का पूरा सप्लाई, पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाई करोगे जो प्रिंसिपल सप्लाई है। और अगर ये मिक्स सप्लाई होगा तो हाईएस्ट रेट जिसको लगता है उसमें आप पूरा का पूरा क्लासिफाई करोगे। ये प्रिंसिपल है। सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं ये जो कंपोजिट मिक्स सप्लाई यानी क्या, यानी गुड्स प्लस गुड्स के सप्लाई, सर्विस प्लस सर्विस के सप्लाई, गुड्स प्लस सर्विस के सप्लाई, गुड्स प्लस सर्विस के सप्लाई। अब आपको जस्ट क्लासिफाई करना है, जब भी ऐसा कंबो रेडी हो जाए तो आपको क्लासिफाई करना है कि ये कंपोजिट है या मिक्स है, कंपोजिट है या मिक्स है। अगर ये कंपोजिट होते हैं तो प्रिंसिपल सप्लाई जो होगा उसमें पूरा कॉन्ट्रैक्ट क्लासिफाई होगा, और मिक्स है तो ये हाईएस्ट रेट में क्लासिफाई होगा। अब समझ लो प्रिंसिपल सप्लाई दो पॉसिबिलिटी है, प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ गुड्स होगा या प्रिंसिपल सप्लाई सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। अब प्रिंसिपल कैसे, तो उसमें डोमिनेंसी किसकी है, गुड्स की या सर्विस की? ये जो फैक्ट्स ऑफ सर्कमटेंसेस को देख के आपको डिसाइड करना पड़ेगा। अगर उसमें गुड्स की डोमिनेंसी है, ध्यान सुनिएगा, गुड्स की डोमिनेंसी है तो वो गुड्स में जो प्रिंसिपल का रेट होगा वो पूरे सप्लाई को अप्लाई होगा। अगर सर्विस की डोमिनेंसी है तो सर्विस को जो रेट होगा वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को अप्लाई होगा। यहां मिक्स सप्लाई में जिसका हाईएस्ट रेट है, हाईएस्ट रेट है वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नेचर देगा, फिर हायर रेट गुड्स का हो या सर्विस का हो, ओके, वो पूरे कॉन्ट्रैक्ट को नेचर देगा। ये कंपोजिट और मिक्स सप्लाई दो बातों के लिए हमारे लिए बहुत जरूरी है। एक, ये सेक्शन 8 के प्रिंसिपल, एक तो हमारा नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गुड्स का है सर्विस का है। अगर गुड्स का है तो कौन सा प्रिंसिपल है, सर्विस का है तो क्या, और दूसरा रेट के लिए, और रेट के लिए जरूरी है। बाकी तो नेचर एक बार फिक्स हो गया तो टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई सब उसके हिसाब से फिक्स होगा। जैसे अब वो यहाँ पे क्या कहते हैं, कंपोजिट सप्लाई यानी क्या और मिक्स सप्लाई यानी क्या, इसकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन उन्होंने दी है, एग्जाम्पल भी मैं लूंगा। कंपोजिट सप्लाई की डेफिनेशन ये दी है, ओके, मींस अ टैक्सेबल सप्लाई। सबसे पहली कंडीशन ये है कि कंपोजिट सप्लाई जब होगा गुड्स प्लस गुड्स का, सर्विस प्लस सर्विस का, ओके, गुड्स प्लस गुड्स का या सर्विस प्लस सर्विस का या गुड्स प्लस सर्विस का, जो भी कंपोजिट सप्लाई हुआ है वो सभी जो भी एलिमेंट हो गए वो सब टैक्सेबल होने चाहिए। मतलब एग्जांपल के तौर पे आपका गुड्स प्लस गुड्स तो दोनों टैक्सेबल होने चाहिए। ओके, टैक्सेबल सप्लाई मतलब क्या, उसके ऊपर जीएसटी की लेवी होना चाहिए।
फिर एग्जाम क्यों ना हो, नील रेट क्यों ना हो, पर लेवी है। नॉन टैक्सेबल मतलब क्या, आउट ऑफ द स्कोप ऑफ जीएसटी, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट या फिर अल्कोहल वगैरह, वो नॉन टैक्सेबल सप्लाई हुए। हाँ, टैक्सेबल सप्लाई उसके ऊपर रेट हो या एग्जाम हो, पर टैक्सेबल होना चाहिए। तो कंपोजिट सप्लाई का प्रिंसिपल अप्लाई करने के पहले उसमें जितने भी एलिमेंट कंपोजिट हुए हैं वो दोनों टैक्सेबल होना चाहिए। तो इसमें 2 और मोर टैक्सेबल सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज और बोथ बाय कॉम्बिनेशन दे रहा हूं विच आर नेचुरली बंडल्ड। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो बंडल बना है वो नेचुरली होना चाहिए एंड सप्लाइज इन कंजंक्शन विद ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ ट्रेड, वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। 3 बातें बहुत 4 बातें बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो जितने भी उसमें कम्बो बने हैं सब टैक्सेबल होने चाहिए। दूसरा, वो नेचुरली बंडल्ड होना चाहिए। तीसरा, वो एक में के साथ सप्लाई होना चाहिए और उसमें क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए कि क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है, वो क्लियरली आइडेंटिफाई होना चाहिए। प्रिंसिपल सप्लाई ने क्या, प्रिंसिपल सप्लाई मतलब किसका प्रीडोमिनेंट एलिमेंट है, किसका प्रीडोमिनेंट रोल है, वो उसको प्रिंसिपल सप्लाई कहा जाएगा। अब जैसे एग्जांपल मैंने यहां लिया मोबाइल विथ चार्जर। हाँ, ये 2 गुड्स का सप्लाई है, कम्बो है, 2 गुड्स का सप्लाई। वैसे देखा जाए तो मोबाइल का रेट अलग है और जो चार्जर बनाता है वो रेट अलग है, पर ये जो कम्बो जो बना रहा है, ओके, ये दोनों टैक्सेबल है, दोनों नेचुरली बंडल्ड है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। अभी तो नेचुरली बंडल्ड है, फ्यूचर में ऐसे चार्जर आ जाएंगे कि मोबाइल के पीछे ही आपका सोलर से चार्ज हो जाएगा, वो बात अलग है, पर अभी तो नेचुरली बंडल्ड है, एक के साथ सप्लाई होता है और इसमें क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रीडोमिनेंट है, वो भी क्लियरली आइडेंटिफाइबल है। तो ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा और पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किस में क्लासीफाई होगा, तो ये जो क्लासीफाई होगा मोबाइल में। अगर सर्विस प्लस सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट लेता हूं, जैसे हेल्थ केयर सर्विस, हेल्थ केयर सर्विस में यहाँ पे पेशेंट का केयर करना और केयर करते वक्त फूड देना। अब देखो, आपने हॉस्पिटल में जो पेशेंट एडमिटेड है उसको आपने फूड दिया, तो उसको जो फूड दिया, तो सीबीआईसी का क्लैरिफिकेशन है इसके ऊपर कि एडमिटेड पेशेंट को फूड दिया, ये कंपोजिट सप्लाई है, हेल्थ केयर के साथ फूड दिया गया, तो ये सर्विस प्लस सर्विस का सप्लाई है। अब देखो, हेल्थ केयर सर्विस एग्जम्प्ट है, पर लेकिन उसको जो फूड दिया वो कैटरिंग सर्विस में आता है, वो एग्जम्प्ट नहीं है, पर ये कंपोजिट होने के वजह से, ये नेचुरली बंडल होने की वजह से ये पूरा कॉन्ट्रैक्ट जो प्रीडोमिनेंट है उसमें क्लासीफाई होगा, मतलब हेल्थ केयर सर्विस में क्लासीफाई होगा। और हेल्थ केयर सर्विस में अगर क्लासीफाई हो रहा है तो टोटल कॉन्ट्रैक्ट जो है, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, टोटल कॉन्ट्रैक्ट हेल्थ केयर में जाएगा और एग्जम्प्ट हो जाएगा, जो उसके रेट है उसको अप्लाई हो गए। नाउ होटल में आप ब्रेकफास्ट दे रहे हो, तो ब्रेकफास्ट देना होटल में, अब रेंटिंग ऑफ होटल 18% में आता है होटल रूम्स, और ब्रेकफास्ट कैटरिंग 5% में आता है, पर होटल के साथ आपने ब्रेकफास्ट सर्विस दी, तो अगेन ये कंपोजिट सप्लाई है, सर्विस प्लस सर्विस का इसमें डोमिनेंस कंपोजिट है, तो फिर प्रिंसिपल क्या है, रेंटिंग ऑफ रूम्स, रेंटिंग ऑफ रूम है तो पूरा इसमें क्लासीफाई कर दिया जाएगा। तो इन सिंपल वर्ड मेरा आपको ये कहना है कि अगर आप फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस को देखो, क्या वो नेचुरली बंडल है, क्या वो एक में के साथ सप्लाई होते हैं और उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ये फैक्ट्स को देख के आप डिसाइड करो कि ये कंपोजिट सप्लाई, और कंपोजिट सप्लाई का फिर जो डोमिनेंट होगा उसका रेट कुछ भी हो, उसका रेट 5% हो, 12 हो, 18 हो या एग्जम्प्ट हो, पूरा कॉन्ट्रैक्ट एग्जाम सप्लाई माना जाएगा। ओके, तो ये हमने डिस्कशन यहां पे किया। उसके बाद में चलिए, अब नेक्स्ट हम देखेंगे प्रिंसिपल सप्लाई पर। अब ये एक और एग्जांपल है उन्होंने जो दिया है वो मैं लेना चाहूंगा कि आपने गुड्स सेल किया, उसके साथ साथ ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस और इंश्योरेंस चार्जेस सेपरेटली लगाए। हाँ, मैं ये डिस्कशन आपके साथ लेना चाहूंगा कि सेल ऑफ गुड्स है, ध्यान से देखिएगा, सेल ऑफ गुड्स है, ओके, जो 1 लाख का बेचा, उसके साथ आपने पैकिंग चार्जेस लगाए 10,000 रुपए, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लगाए, ओके, 5,000 रुपए, और इंश्योरेंस चार्जेस लगाए 5,000 रुपए, टोटल प्रोडक्ट हुआ 1,20,000 का। इवन दो ये गुड्स है, ये सर्विस है, लेकिन ये कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा, नेचुरली बंडल माना जाएगा, और पूरा 1,20,000 सप्लाई ऑफ गुड्स में क्लासीफाई होगा, और रेट यहाँ पे गुड्स का लगेगा पूरे कॉन्ट्रैक्ट का, ये सेपरेटली क्लासीफाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे
एग्जाम्पल। दूसरा, वारंटी दिया टीवी के साथ, तो वो भी कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। हाँ, कंपोजिट सप्लाई है या नहीं है, ये आप कुछ फैक्टर को लेके डिसाइड कर सकते हो कि लार्ज नंबर ऑफ रिसिपिएंट उस किट को कैसा देखते हैं, मेजोरिटी ऑफ सप्लायर उस गुड्स को कैसा बेचते हैं, बंडल को कैसा बेचते हैं, ये भी आप नेचुरली बंडल है या नहीं है ये डिसाइड करने की यूज़ कर सकते हो। गुड्स के नेचर को भी आप देख सकते हो, जैसे मोबाइल के साथ चार्जर देना जरूरी है, गुड्स का नेचर ऐसा है। ओके, उसको एडवर्टाइज कैसे किया जा सकता है, ओके, वो एडवर्टाइज कैसे हो रही है, और अदर डिफरेंट एलिमेंट, ये सभी फैक्टर्स को आप डिसाइड कंसीडर करके ये डिसाइड कर सकते हो कि ये कंपोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई, ये सभी फैक्टर को आप यहाँ देख सकते हो। तो चलिए, ये कंपोजिट सप्लाई का डिस्कशन मैंने यहाँ पे लिया। नेक्स्ट आते हैं बेटा मिक्स सप्लाई पे। मिक्स सप्लाई एज पर सेक्शन 274। अब मिक्स सप्लाई ने टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाई, ये इंडिविजुअल सप्लाईज, ये वर्ड बहुत सारी बातें बताता है। ये क्या कहता है, ये कहता है कि यहाँ पे टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है, ध्यान से सुनिएगा, टू और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज है, मतलब क्या, मतलब वो गुड्स इंडिविजुअल बेचे जा सकते हैं, इंडिविजुअल बेचे जा सकते हैं, पर आपने जबरदस्ती कंबाइन किए यार। ओके, तो इंडिविजुअल सप्लाई, फिर वो टैक्सेबल हो या नॉन टैक्सेबल हो, पर दो ओके यहाँ पे अलग अलग बेचे जा सकते हैं गुड्स और सर्विस एंड कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, मेड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर, आपने उसको साथ में लाया, ओके, बाय टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस, आपने अपने बिजनेस पॉलिसी में सिंगल प्राइस में साथ में लाया। वेयर सच सप्लाई डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट कंपोजिट सप्लाई, जो कंपोजिट नहीं है, नेचुरली बंडल नहीं है, पर आपने जबरदस्ती जो इंडिविजुअल बेचे जा सकते हैं उसको साथ में लाया, तो उसे मिक्स सप्लाई कहा जाएगा। जैसे ये किट यहाँ पे दिया गया है, ये किट में बेटा परफ्यूम है, मिठाई है, स्वीट्स है, शैम्पू है, और ये दिवाली गिफ्ट किट बनाया गया। अब इसमें जो है ये इंडिविजुअल गुड्स बेचे जाते हैं, पर आपको एक जस्ट दिवाली गिफ्ट हैम्पर बनाना है तो आपने बनाया अलग अलग गुड्स लेके। तो अगर ऐसा कोई मिक्स सप्लाई आपने बनाया हो, और इंपॉर्टेंट है सिंगल प्राइस पे बनाया हो, जिसकी एक ही प्राइस लगा रहे हो, तो वो सिचुएशन में ये जो सप्लाई है, ये सप्लाई कंपोजिट सप्लाई माना जाएगा। और इस किट में जो हाईएस्ट रेट वाला गुड्स होगा, लेट्स टेक एग्जांपल शैम्पू, ये शैम्पू जो है ये हाईएस्ट रेट है और इसको 28% का जीएसटी है, अज्यूम करना है 28% का जीएसटी है, तो पूरी किट शैम्पू की मानी जाएगी। अरे सर परफ्यूम नो, अरे सर स्वीट नो, अरे सर चॉकलेट नो, ओके, जिसका हाईएस्ट रेट है पूरी किट वो शैम्पू की मानी जाएगी। शैम्पू ये गुड्स है तो पूरा सप्लाई गुड्स का माना जाएगा और 28% पूरे किट को लग जाएंगे। तो यहाँ पे ओके आप कहोगे सर बाकी, नो बट शट, ओनली कट टू कट। मिक्स सप्लाई बड़ा डेंजरस सिचुएशन है, जिसे मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे दिए हैं। तो यहाँ पे ना आपका एक सवाल हो सकता है कि सर ये मिक्स सप्लाई में स्पेसिफिकली लिखा है कि सिंगल प्राइस, मैंने सर किट बनाई पर एक प्राइस नहीं लगाई, सबकी प्राइस मैंने बिल में अलग लगाई। अगर सबकी प्राइस बिल में आपने अलग अलग दी, बिलिंग कैसी हो रही है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने कैसे बांध के दिया है, किट कैसे बनाई ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिलिंग कैसे हो रही है। समझ लो हर चीज आपने एक किट में बना के दे दी, लेकिन आपने बिलिंग हर प्रोडक्ट का, परफ्यूम का प्राइस अलग, उसके बाद में यहाँ पे शैम्पू का प्राइस अलग, स्वीट्स का प्राइस अलग, अलग अलग प्राइस दी होगी, तो फिर वो मिक्स सप्लाई नहीं माना जाएगा, वो इंडिविजुअल रेट में क्लासिफाई होगा। लेकिन सबको सिंगल प्राइस में ले लिया तो फिर वो मिक्स सप्लाई माना जाएगा। आई रिपीट, वो मिक्स सप्लाई माना जाएगा और उसके ऊपर जीएसटी आएगा। तो ये था डेफिनेशन हमारा कंपोजिट और मिक्स सप्लाई और उसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, उसका क्लासिफिकेशन। ना एक सवाल आया है कि सर पीडी लेक्चर सप्लाई ऑफ गुड्स है या सर्विस है। बेटा मैं जितना मेरा एक्सपीरियंस है सर्विस टैक्स का और अभी का, पीडी लेक्चर ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, क्योंकि पीडी लेक्चर में डोमिनेंसी सर्विस की है ना कि पेन ड्राइव की। पेन ड्राइव सिर्फ मीडिया है आप तक पहुंचने का। जैसे मैं आपको जो बुक्स देता हूँ, अपने क्लास चालू होता है बुक्स देता हूँ, बुक्स ये मीडिया है, मतलब मैं जो कह रहा हूँ वो बुक से आपको समझ रहा है, ये स्क्रीन पे बुक आ रही है वो समझ रहा है, तो बुक सिर्फ मीडिया है। ठीक है, बुक्स ये गुड्स है पर वो मीडिया है। हमारी प्री डोमिनेंसी कॉन्ट्रैक्ट सर्विस कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए पीडी क्लासेस गुड्स में नहीं जाते। कुछ लोग उसको गुड्स में क्लासिफाई करते हैं जो गलत है। मेरे हिसाब से पीडी क्लासेस ऑलवेज क्लासिफाइबल एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ओके, वो कंपोजिट सप्लाई है पर एज अ सप्लाई ऑफ सर्विस जाएगा। डोमिनेंस कॉन्ट्रैक्ट, प्री डोमिनेंस एंड ए प्रिंसिपल सप्लाई उसमें सर्विस का है। ठीक है, चलिए, तो अब ये हुआ रिगार्डिंग टू यहां पे कंपोजिट और मिक्स सप्लाई जो मैंने आपको बताया। इससे रिलेटेड यहाँ डिस्कशन हमारा एंड होता है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो।
ऑडियो रिवीजन बेटा आज से चालू करूँगा या कल से चालू करूँगा ऑडियो रिवीजन? और कोई डाउट? ऑडियो रिवीजन जो मैं टेलीग्राम पे शेयर करता हूँ कल से चालू करूँगा। चलिए, तो कोई डाउट नहीं है? तो इस तरह से हमने ये पहला चैप्टर कंप्लीट किया। सॉरी, हमने ये 3 चैप्टर कंप्लीट किए, इंट्रोडक्शन, लेवी एंड सप्लाई ऑफ गुड्स। तो ये 3 टॉपिक पे हमने हमारा डिस्कशन कंप्लीट किया है। हाँ, अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूं। सबसे पहले तो आपको ये बता देना चाहूँगा कि आज मेरा क्वेश्चन का पहला सेशन अपलोड होगा। ठीक है, शाम तक हो जाएगा अपलोड। अब हमने जो भी डिस्कशन किया है साथ साथ में आप क्वेश्चनर्स कंप्लीट करो। हाँ, मेरे डिस्कशन में जहाँ स्पेसिफिक क्वेश्चंस मैंने यूज़ करना चाहिए तो मैं यहाँ अपने बूस्टर रिवीजन में यूज़ करूँगा। बूस्टर रिवीजन में क्वेश्चन के कुछ क्वेश्चंस में यूज़ करूँगा। जहाँ मुझे ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन से ही समझाया जा सकता है, वहाँ मैं हमारे रिवीजन के क्वेश्चंस यूज़ करूँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि यहाँ बाकी क्वेश्चन या डिस्कशन का मैंने यूट्यूब पे अपलोड किया है, वो ज़रूर कीजिएगा। तो ये रिवीजन के साथ साथ वो बूस्टर रिवीजन भी आपकी सॉरी क्वेश्चन या डिस्कशन भी आपका हो जाएगा, तो यहाँ आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। नाउ इस बार का क्वेश्चन या डिस्कशन, जैसे मैं आपके सवाल देख रहा हूँ, तो इस बार का क्वेश्चन या डिस्कशन जो है वो नए क्वेश्चन के बेस पे है। इसलिए आज का जो लेक्चर अपलोड होगा दोनों चैनल पे, वी स्मार्ट एकेडमी एज वेल एज थिंक जीएसटी थिंक विशाल सर पे, तो जो दोनों चैनल पे अपलोड होगा बेटा, तो इसमें पहला आधी घंटा आपने ध्यान से सुन लेना। उसमें आपका डिस्कशन कैसे होगा, आपको नया क्वेश्चन बाय करने की ज़रूरत होगी, जो मेरी गिव अवे प्राइस थी और अब गिव अवे प्राइस ख़त्म हो गया है, तो आने वाला प्राइस क्या रहेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कशन किया हुआ है। एमसीक्यू का पीडीएफ का लिंक जो है मैं आपको ग्रुप में भी डाल दूंगा। आपने सबसे पहले तो आपको कह दूं कि आप ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम ग्रुप जो है, जो डिस्क्रिप्शन कॉलम में दिया है, स्पेशली हमारे ये बूस्टर बैच का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा बेटा। इसको ज्वाइन करने के बाद सारी अपडेट्स उसमें आपको दे दी जाएगी। इवन दो एमसीक्यू बुक की लिंक भी आपको उसमें प्रोवाइड कर दी जाएगी। ओके, जो ग्रेजुअली उसमें एक एक चैप्टर अपलोड किया जा रहा है, तो उसमें आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। दूसरी बात आपको ये कह दूं, ठीक है, तो ये रहा रिगार्डिंग टू हमारा क्वेश्चन है। एज वेल एज आप मुझे इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, पर फिर से कहता हूँ सोशल मीडिया कम से कम यूज़ करो, और टारगेट है आपका पढ़ाई करना। लेकिन अगर आप सोशल मीडिया दिन में कुछ 5-10 मिनट यूज़ करते हो, तो आप इंस्टाग्राम पे वी स्मार्ट एकेडमी को ज्वाइन कर सकते हो। और पर्सनल मेरा इंस्टाग्राम, कभी कभी मैं उसके ऊपर ऐसे ही रिवीजन करने, आपके डाउट सॉल्व करने आ जाता हो, या कभी कभी अपना पर्सनल टाइम पास भी चलता है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, जिसके लिए आप सर्च कर सकते हो CA_विशाल_भट्टड़। ओके, CA_विशाल_भट्टड़। ओके, तो आप उस पर मुझे कनेक्ट कर सकते हो। जो मेरा पर्सनल इंस्टाग्राम है, एज वेल एज वी स्मार्ट एकेडमी के इंस्टाग्राम चैनल पे भी आप कनेक्ट हो सकते हो दोस्तों। चलिए, आई होप आपको क्वेश्चनर से रिलेटेड यहाँ पे समझ गया होगा जो मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया। प्लस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि जिसने भी एडमिशन ली है बूस्टर क्लास में, उनके लॉगिन में लेफ्ट साइड में जो ऑर्डर स्टेटस आता है, उसमें जाके कोर्स कंटेंट में उनको जो है, जिन्होंने पीडीएफ कॉपी लिया है, उनको पीडीएफ कॉपी वहाँ कोर्स कंटेंट में मिल जाएगी, उनकी लॉगिन में कोर्स कंटेंट में मिल जाएगी। और जिसने फिजिकल कॉपी लिया है बेटा, तो फिजिकल कॉपी जो है वो डिस्पैच चालू हो गया है, आपको 2-3 दिन में मिल जाएगा। तब तक का सपोर्ट जो उसकी पीडीएफ है, तो मैंने टेलीग्राम चैनल में पहले 4 चैप्टर यानी नेक्स्ट लेक्चर का मैंने भी पीडीएफ उसमें दे दिया है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में आरसीएम और कंपोजिशन लेवी डिस्कस करेंगे, जिसका पीडीएफ मैंने टेलीग्राम चैनल में डाल दिया गया है, तो आप वो रेफर कर सकते हो जब तक आपके पास फिजिकल कॉपी नहीं आती है। टेलीग्राम में और एक लिंक अपडेट कर दूंगा, वो है एमसीक्यू बुक की, तो वो भी आप उसमें से रेफर कर सकते हो दोस्तों। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको ये कहना चाहूंगा
कि आप ये बूस्टर रिवीजन जो है, ये मेरे साथ ये नया बूस्टर रिवीजन कंप्लीट करो बेटा, बहुत फ़ायदा होगा। ओके, यहाँ पे पुराना बूस्टर रिवीजन मैंने 1.5 साल पहले रिकॉर्ड किया था, जिसमें मैंने अपडेट करके लास्ट अटेम्प्ट में दिया था। लेकिन ये नए बूस्टर रिवीजन में बहुत सारे नए एग्जाम्पल्स, नए सर्कुलर, और एक हमारा लाइव स्ट्रीमिंग में बैच होगा, तो उसकी एनर्जी हमारी जो है यस कनेक्ट होते रहेगी और सब्जेक्ट में मज़ा आते रहेगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा कि ये नया बूस्टर आप बाय करो तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। नेक्स्ट यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा आपको कि यस 3 लेक्चर के बाद हमारे जो लेक्चर लाइव स्ट्रीमिंग में होंगे वो हमारे इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर में होंगे, जिसका वीडियो मैं आपको हमारे 3 लेक्चर के बाद होने के बाद एक सेपरेटली रिकॉर्ड करके चैनल में भी डाल दूंगा, जो हमारे यूट्यूब चैनल है, एज वेल एज टेलीग्राम लिंक भी, टेलीग्राम में भी वो आपको शेयर कर दूंगा दोस्तों, ठीक है। हाँ, रिवीजन तो होगा ना बेटा, ये तो बूस्टर रिवीजन ही चालू है, पर ये आपको बाय करना पड़ेगा। क्वेश्चनर क्लासेस के 7 to 8 सेशन रहेंगे, मैक्स टू मैक्स 9, ठीक है। फ्री सैंपल फ्री गुड्स का एकांश हम सेपरेट डिस्कशन आगे करेंगे। फ्री सैंपल फ्री गुड्स, ये आईटीसी में इसका क्लैरिफिकेशन है। इंटर के लिए रिवीजन जो है वो रिवीजन नेक्स्ट मंथ में आएगा, ये फाइनल का रिवीजन होने के बाद। ओनली कस्टम बुक अवेलेबल नहीं है अभी फॉर सेल। बूस्टर बुक की सेल अवेलेबल होगी वो अगले महीने के 20 तारीख के बाद, लेकिन चेतना में ये कहूँगा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ज़्यादा ज़्यादा 700-800 रुपये का डिफरेंस होगा। तो मैं आपको कहूँगा लेक्चर के साथ ले लो तो ज़्यादा बेटर है आपको। ओके, 700-800 रुपीज़ के लिए आप इतना क्यों सोचते हो, बुक सेल और लेक्चर। तो चलिए दोस्तों, आई होप आपने आज का सेशन एंजॉय किया होगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखने वाले आरसीएम और कंपोजिशन लेवी, बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। तो आपके लिए कल जो है बहुत अच्छा डिस्कशन में लेके आऊंगा सुबह 7 बजे। तो 7 से 10:45, आज मैं जल्दी छोड़ रहा हूँ, लेकिन 7 to 10:45 हम हमारा डिस्कशन कंटिन्यू करेंगे और पूरा रिवीजन हम यहाँ पे करेंगे। आप रियली इस रिवीजन को एंजॉय करेंगे, तो पूरे एनर्जी के साथ हम कल सुबह मिलते हैं 7 बजे, ठीक है। कल का लेक्चर यूट्यूब पे ही रहेगा। शांतनु, अभी जो ये लाइव सेशन है इसके डेमो बुक नीचे डिस्क्रिप्शन कॉलम में जो टेलीग्राम लिंक दी है वो ज्वाइन करो। सो ओके, बाय दोस्तों, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। कल मिलता है सुबह 7 बजे। जिसको भी कुछ डाउट होगा तो लेक्चर 1 का पहला आधी घंटा और लास्ट का 15 मिनट देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो ओके, बाय, टेक केयर, मिलते हैं टुमारो शार्प एट 7 o'clock। सो बाय बच्चों।